नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी में सत्ता का अहंकार जितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उतनी ही तेजी से उसी सत्ता के लिए चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर तरफ से बीजेपी के लिए नई मुश्किलें खड़ी करने वाली खबरें आ रही हैं। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन शनिवार से अब तक चल रहा है। कल भारतीय किसान यूनियन ने इसे समर्थन देने का ऐलान किया था और आज अपने विरोध प्रदर्शन के लिए जब संयुक्त किसान मोर्चा के लोग जंतर मंतर पहुंचे तो अभिजीत दिपके ने उनके लिए 2 घंटे तक जगह खाली करने की घोषणा की। आइए जरा देखते हैं और उधर जंतर मंतर पे क्या चल रहा था, ये घोषणा कैसे कर रहे थे अभिजीत दिपके, जरा देख लीजिए। जितने भी यहाँ पर लोग हैं, मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मेरी अभी जो फार्मर लीडर्स यहाँ पर आने वाले हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा करिए, आप आपका प्रदर्शन जारी रखिए, वो हमारा समर्थन करते हैं। उनका बस आज का आंदोलन जो है वो 2 घंटे का है। 2 घंटे के लिए उन्हें थोड़ी सी जगह चाहिए। इस देश के किसान के साथ हमें खड़े रहना पड़ेगा। सही बात है सर, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें नहीं। तो हम जो फार्मर्स आने वाले हैं उनका स्वागत करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल स्वागत करेंगे। यस सर। तो मैं अभी पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप बैरिकेड लगा सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है जिससे उनका प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा आप विश्वास करिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर फॉर ऑल द कोऑपरेशन। और सारे फार्मर लीडर्स हमारे साथ खड़े। जय जवान, जय किसान, जय जवान। तो किसानों और छात्रों की जुगलबंदी अभी जिस तरह से शुरू हुई है, उससे जय जवान जय किसान के नारे में नया जोश भरा हुआ दिख रहा है। और 6 साल पहले जिस तरह आपने देखा था कि किसानों के सामने मोदी को कहना पड़ा था कि मेरी तपस्या में ही शायद कोई कमी रह गई होगी, क्या वैसा ही कोई बहाना नरेंद्र मोदी को इस बार भी देना पड़ेगा और धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ेगा? ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ये अभी आने वाला वक्त क्या करवट लेता है उस पर डिपेंड करता है। हालांकि अभी मोदी के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान पर भी सत्ता की हनक खूब दिखाई दे रही है। खबर है कि एक चैनल से बात करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कॉकरोच जनता पार्टी का मजाक उड़ाते हुए इसे डिस्टर्ब करने वाले तत्वों की बी टीम बताया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि लोकतंत्र में जिन लोगों को स्वीकार नहीं किया गया वो अब भेष बदल कर आए हैं। ये लोग सिस्टम के पीछे पड़े हैं। ये उन लोगों के लिए नारे लगाते हैं जो देश बांटना चाहते हैं। इन लोगों की पहचान कर ली गई है। ये भी कह रहे हैं कि इन लोगों की पहचान कर ली गई है। मतलब अगर जनता हक की आवाज उठाए तो उसे विपक्ष से जोड़ दो और डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट बताकर बी टीम कहा जाए। आखिर ये कैसा लोकतंत्र बना दिया गया है। इधर पश्चिम बंगाल चलते हैं। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने सरकार तो बना ली और टीएमसी को भी तोड़ दी। ममता बनर्जी को छोड़ने वाले सांसदों और विधायकों ने अब ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटाने की सूचना भी जारी कर दी है। लेकिन ममता बनर्जी ने जावेद अहमद खान, फिरहाद हकीम, अरूप राय, रथिन घोष, विप्लव मित्रा, सबीना यास्मीन, अरूप विश्वास और स्नेहाशीष चक्रवर्ती को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इससे पहले टीएमसी ने इन सभी नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वहीं चुनाव आयोग को भी ममता बनर्जी ने एक सूची थमाई, एक लिस्ट थमाई है, जिसमें उन्होंने खुद को अध्यक्ष बताते हुए बाकी पदाधिकारियों के नाम भी जोड़े हैं, लिखे हैं। यानी इतनी आसानी से टीएमसी पर बीजेपी का कब्जा नहीं हो पाएगा, ये दिख रहा है। ममता बनर्जी इसके लिए लगी हुई हैं। वहीं भवानीपुर के नतीजे मामले में भी चुनाव आयोग को हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि मतगणना हॉल और उसके आसपास की सभी सीसीटीवी फुटेज जो है, कैमरों के फुटेज, वीवीपैट, ईवीएम को पूरी तरह सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। संबंधित अधिकारी और विपक्षी पक्ष को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा, यह भी कहा गया है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई थी, कलकत्ता हाईकोर्ट में। इस मामले में ममता बनर्जी का पक्ष रखते हुए कल्याण बनर्जी ने साफ कहा है कि हमने अदालत को बताया है कि काउंटिंग हॉल में हमारे लोगों के साथ जो मारपीट और दुर्व्यवहार हुआ था उसे सीसीटीवी फुटेज के जरिए आसानी से साबित किया जा सकता है। कोर्ट ने हमारी इस मांग को स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 दिनों के बाद की तारीख तय की है। कानूनी जानकारों का मानना है कि अगर 4 सप्ताह के भीतर आने वाले हलफनामे और सीसीटीवी फुटेज की जांच में कोई भी गड़बड़ी या प्रतिक्रियात्मक चूक सामने आती है तो भवानीपुर का पूरा चुनाव परिणाम सवालों के घेरे में आ जाएगा। यानी पश्चिम बंगाल में अभी खेल बाकी है, यह दिख रहा है।
वहीं बीजेपी अपने ही मुख्यमंत्रियों के साथ खेल कर रही है। इसके संकेत आज की एक खबर और उस पर अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, इन सबकी प्रतिक्रियाओं से है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी कि मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने खुद और अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ उज्जैन में कई जमीनें खरीदी हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि दिसंबर 2023 से पिछले 2 वर्षों के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन में कम से कम 137 भूखंड खरीदे हैं। 137 भूखंड, जिनका कुल क्षेत्रफल 168 एकड़ है। 168 एकड़, ये 2 साल का मामला है, मात्र 2 साल में। इस खबर पर कांग्रेस ने तो मोहन यादव को घेरा ही है और सवाल उठाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन अखिलेश यादव ने भी कहा है कि मोहन यादव को बदनाम करने के लिए भाजपा ने साजिश की है। मोहन यादव को बदनाम करने के लिए भाजपा ने साजिश की है। अगर मोहन यादव पर यह आरोप हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो 300 से 600 एकड़ जमीन ली है। ये कोई नई बात नहीं है। वे पहले रियल एस्टेट का काम करते थे। क्या भाजपा ये नहीं जानती? यह आरोप इसलिए लग रहा है कि भाजपा रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वे मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। उन्होंने अपने तीर का रुख उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर मोड़ते हुए कहा है कि इन 2 को हटाना, यानी उधर मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। यानी इन 2 को हटाएंगे तो तीसरे को भी हटा देंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी हटा देंगे। यह हटाने की साजिश चल रही है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि इस बार साइकिल इतनी तेज चलेगी कि अपने आप मुख्यमंत्री हट जाएंगे। ये बात यहां अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी के लिए कई तरफ से और कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। अगर सत्ता के मद में डूबे मोदी और उनके बाकी मंत्री इन चुनौतियों को नजरअंदाज करेंगे तो क्या लेने के देने पड़ सकते हैं। आज इसी पे चर्चा करते हैं। बीजेपी के सामने नई चुनौतियां कौन सी हैं और बंगाल से दिल्ली तक कैसे बवाल मचा हुआ है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ उधर पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है, उधर मध्य प्रदेश में जो चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उससे पहले क्या तैयारियां हैं, और इन सब के बीच दिल्ली में जंतर मंतर पर जो चल रहा है, और राहुल गांधी ने एक अलग लड़ाई छेड़ रखी है, वो भी युवाओं की लड़ाई है। तो युवाओं की लड़ाई के आगे क्या नरेंद्र मोदी की सरकार झुकेगी, ये भी बड़ा सवाल है। हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। जल्दी से आना चाहता हूँ स्वामी जी आपके पास ही। सबसे पहले कहाँ से शुरू करें स्वामी जी? इधर दिल्ली से या पश्चिम बंगाल से या मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से? सब तरफ तो एक ही है और उन सब के बीच आंदोलन से शुरू करते हैं। आज चौथा दिन है। जरा आंदोलन पर आपकी निगाहें टिकी हुई हैं यहाँ, और अब तो अलग अलग इंटरव्यू दे रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान और कह रहे हैं कि ये सब विपक्ष का किया धरा है। विपक्ष के लोग वेश बदल कर जंतर मंतर पर बैठे हुए विपक्षी लोग राहुल गांधी को कोस रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, मेरे ख्याल से धर्मेंद्र प्रधान को ये बताने के बजाय कि वहां पे विपक्षी दल के लोग भेष बदल के बैठे हैं, ये बताना चाहिए कि जिस कॉज के लिए ये बच्चे बैठे हैं और जिस कॉज के लिए यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने दिल्ली चलो का नारा दिया है और जिस कॉज के लिए किसान वहां पे पहुंच रहे हैं और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा खुलेआम डकैती हो रही है, खुलेआम डकैती हो रही है। हरियाणा के अंदर जहां मैं बैठा हूं, हमारे यहाँ भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, मंत्री हैं, यहाँ पे जितना भी डेवलपमेंट एरिया हुआ है उसके सारे आसपास की जमीन उन्होंने खरीद ली है। मतलब ये लोग एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक मंत्री 15-15, 20-20 हजार करोड़ का आदमी बन गया है। राम मंदिर में जैसे इन्होंने लूट मचाई, हर जगह इन्होंने लूट मचाई है। कहते थे कि साहब वो मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर लूटा था। अरे भैया, इतिहास में ये भी लिखा जाएगा कि वहां पर राम जन्मभूमि के अंदर जो चोरी हुई और डकैती हुई वो किसने लूटा था। तो आरएसएस अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, जैसे वहां पे प्रियांक खड़गे कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन करा ले।
पूरे आंकड़े दे दे, उसको जर जाहिर कर दे इनके पास क्या सोर्स ऑफ इनकम है। दाऊद इब्राहिम का पैसा तो नहीं लेते, ये चीन और पाकिस्तान से पैसा तो नहीं लेते, कहाँ खर्च करते हैं, ये जो ऑफिसेज इन्होंने बना रखे हैं ये कहाँ से आते हैं, जो ये चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं वो कैसे जाते हैं। जो सतपाल मलिक ने कहा था कि साहब वो एक आरएसएस के बड़ा पदाधिकारी आए थे, सुबह 6 बजे पहुंच गए थे, हजारों करोड़ की कुछ बिचौलियापंती वहां करने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या ये लोग इस तरह का काम करते हैं। देखिए राजीव जी, अब तो स्थिति यह हो गई है कि पूरे हिंदुस्तान की जनता इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीबॉडी, क्योंकि मैं तो देखिए सोशल मीडिया में आपको पता है बहुत ज्यादा एक्टिव हूं, फेसबुक में बहुत ज्यादा एक्टिव हूं। फेसबुक में मैं देख रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक जो टूट पड़ते थे, अब ये कह रहे हैं कि हाँ राम मंदिर के अंदर तो लूट हुई है, डकैती हुई है, हम भी इसके खिलाफ हैं, हमारी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाए। तो जब ये समझ लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक ऐसी बातें कर रहे हैं, जब वहां पे 2027 में इलेक्शन होने वाला है और वहां पे जब ये गांव में जाएंगे और गांव में जिन लोगों ने शिलादान किया था और जिन्होंने हर तरह से इनका सहयोग किया था और कार सेवा में अपने परिवार वालों को झोंका था, वो इनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे क्या कि ये चोरी डकैती करने का अधिकार आपको भगवान राम के मंदिर में किसने दिया। बच्चे जो वहां पे बैठे हुए हैं इनका कौन, धर्मेंद्र प्रधान एक जरा इंटरव्यू दे दें डीबी लाइव में, एक दिन अपने पैनल में बुला लीजिए और डीबी लाइव में हम लोग उनसे पूछते हैं, जवाब दें, ये बताएं कि क्या पेपर लीक होना चाहिए, क्या ये होना चाहिए कि इस तरह से 90 पेपर लीक हो जाएं पिछले कुछ सालों के बीच में, हर पेपर लीक हो जाए, उसके बाद बच्चों को आप नौकरियां न दें, बच्चों को बहाने बना बना के कहीं कोर्ट से स्टे करा के उनको न दें। और जिस प्रकार से अभी आपकी खबर नीचे चल रही है, जैसे बंगाल के अंदर ये सबको पता है, पिछली बार भी जो ममता बनर्जी इलेक्शन हारी थी, पहले 15-16 राउंड में वो जीत रही थी और लास्ट राउंड में उनको हरा दिया गया। वही इन्होंने इस बार यहाँ बंगाल में इस बार किया। शुभेंदु अधिकारी को शुरू में वो हार रहे थे, बाद में उनको जिता दिया गया। तो हाईकोर्ट ने अगर एक सीट पे ये कर दिया है और जो बताया जा रहा है किस प्रकार से वहां पे टीएमसी के वर्कर्स को मार मार के भगाया गया और उसके बाद वहां पे हेराफेरी की गई, मैं तो माननीय हाईकोर्ट से ये भी निवेदन करता हूं, जो अभिषेक बनर्जी पहले कह रहे थे, जो 17C फॉर्म के हिसाब से ईवीएम के सीरियल नंबर थे उनका मिलान भी करा लिया जाए, जिस ईवीएम से काउंट हुआ है क्या वो एक ही ईवीएम है क्या। देखिए आज के तारीख में पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर सेगमेंट से ये पता चल रहा है कि डबल इंजन सरकार क्यों बनाना चाहते थे, ये राम मंदिर क्यों बनाना चाहते थे। देखिए मैं तो अपने घर में, मेरा मंदिर है, ज्यादातर सनातनियों के घर में अपना मंदिर होता है, अपने घर में पूजा करते हैं। ये मंदिर क्यों बनाना चाहते थे, क्योंकि वहां जमीन की बंदर बांट करना चाहते थे। ये जमीन के बहुत बड़े माफिया हैं जो आजकल ऑपरेट कर रहे हैं। 2 करोड़ में जमीन खरीदता है एक आदमी दूसरे से, उसी दिन उसको 16 करोड़ में ट्रस्ट खरीद लेता है। मध्य प्रदेश के अंदर जैसे मोहन यादव को आप देख रहे हैं कि उन्हें पता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट प्लान आने वाला है, उन्होंने अपने पूरे परिवार के लोगों ने इतनी जमीन खरीद ली। उस देश के अंदर जहां पे 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे निर्भर करती है, जहां हमारे देश के ओला उबर वाले ट्रांसपोर्टर, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, उन लोगों पे जिस प्रकार से अन्याय हो रहा है, मैं तो निवेदन करता हूं जब ये दिल्ली के अंदर दिल्ली चलो यात्रा एनएसयूआई यूथ कांग्रेस लगाएगी, वहां जितने फेरी वाले लोग हैं जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और दिल्ली के अंदर, जिनके पूरे दुकानों को चौपट कर दिया है, पूरा मेरठ में जैसे सेंट्रल मार्केट को उन्होंने तोड़ दिया है, यहाँ पे नेहरू कॉलोनी को उन्होंने तोड़ दिया है, हर जगह तोड़फोड़ चल रही है। जिन पे इन लोगों ने जो वादा किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान, उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, जिनके उद्योग, जिनके धंधे, जिनको हर चीज से बर्बाद कर रहे हैं, उनको सबको इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से सरकार का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये डकैती में लगे हुए हैं। ये डबल इंजन सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं कि कोई जांच ना हो, एसआईटी बना दी जाए। और जैसा मुझे पता चला है 40 एसआईटी कमेटी पिछले सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित की गई, आज तक किसी की रिपोर्ट नहीं मिली। अभी भी जो बताया गया है कि जैसे नो वन किल्ड जैसिका, उसी प्रकार से पता चला कि डकैती तो हुई, चोरी तो हुई, लेकिन ये नहीं पता किसने चोरी की। और सुना है जो चंपत राय बंसल साहब हैं वो भी कहीं दूसरी जगह निकल लिए हैं, कहीं चले गए हैं। तो देखिए इस प्रकार से जनता के साथ हेराफेरी, बच्चों के साथ हेराफेरी, युवाओं के साथ हेराफेरी, ये जमीनों के लूट खसूट तो हमारे देश की जनता को समझना होगा। राजनीतिक दलों पे निर्भर न करें, उन पे टीका टिप्पणी न करें, खुद सड़क पे उतरें, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। जब मैं जवान था 1974-76 में, हमने लड़ाई लड़ी थी और जीती थी। इन युवाओं से मैं अपील करता हूं, गांधीवादी अहिंसात्मक तरीके से अपने विरोध को प्रकट कीजिए और अपने अधिकार को प्राप्त कीजिए। लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने चुनाव आयोग के कब्जा कर लिया है,
लेकिन जैसे बंगाल के अंदर अगर वहां पे ये हाई कोर्ट डिसीजन देता है और जल्दी निर्णय हो जाता है और सारी सीसीटीवी फुटेज की जांच हो जाती है, ईवीएम की काउंटिंग हो जाती है, शुभेंदु अधिकारी दूसरी सीट पे अपना रिजिग्नेशन दे चुके हैं, इसमें हारेंगे, ममता बनर्जी जीतेंगी और देश की फिजा पूरी तरह से बदल जाएगी। जी, देखते हैं, उम्मीद पर दुनिया टिकी है, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। सीसीटीवी फुटेज और ईवीएम वीवीपैट इकट्ठा उसको सुरक्षित रखने के लिए कहा तो गया है हाई कोर्ट की तरफ से, 4 हफ्ता का वक्त भी दिया गया है प्रशांत जी। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं अलग अलग तस्वीरें, दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, बंगाल की तस्वीर और मध्य प्रदेश की तस्वीरें, सब कुछ देख रहे हैं। महाराष्ट्र की तस्वीरें हम लोगों ने देखी ली, लगातार देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, शुरुआत करते हैं दिल्ली से। जंतर मंतर में जो हो रहा है वो आज चौथे दिन जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जो बातें आ रही हैं, वो प्रोफेसर अखिल स्वामी की जो पॉजिटिव थिंकिंग है, जो उम्मीद है, उस पर खरी उतरती है। जो बातें आ रही वहां से, पहली बात कि वहां पे जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं और वो इस देश की राजनीति को समझ रहे हैं और बहुत बारीकी से समझ रहे हैं। और एक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और आज भी किया है लगातार, कि वो गोदी मीडिया को किसी भी प्रकार की साजिश करने से रोके हुए हैं। उसी गोदी मीडिया की ताकत पर धर्मेंद्र प्रधान इंटरव्यू दे रहे हैं कि वो देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ है। ये गोदी मीडिया इसीलिए जाना चाहता है वहाँ। ये जाएंगे, अपने साथ 4 लोग ले जाएंगे नारे लगवाने वाले, वहाँ गलत सलत नारे लगेंगे, फिर उसको ये वीडियो क्लिप बनाएंगे उसकी और प्रसारित करेंगे। यही मोटिव है इनका। और सबसे अच्छी बात ये कि इसको देश का युवा समझ गया है कि ये मीडिया जो है ये लोकतंत्र का दुश्मन है, ये समाज का दुश्मन है और इनको बिल्कुल बैरिकेड के बाहर रखते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं और उनको अपने यहाँ घुसने देते हैं। जब तक वो ये काम करेंगे इनका आंदोलन कामयाब रहेगा। जिस दिन गोदी मीडिया वहाँ गया और अपनी साजिश में कामयाब हो गया, उसने कोई नारे वारे वहाँ लगाए, एक अलग तरीके का नैरेटिव वहाँ से खड़ा होगा। ये वो चाहते हैं। दूसरी बात, जो वहाँ से बातें आ रही हैं युवाओं की, और उसमें बहुत कई बार अब कई लोगों को मैंने सुना बातें जो कि राहुल गांधी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। वो वोट चोरी को पकड़ते हैं, पढ़े लिखे आदमी है। तो एक पढ़े लिखे नेता को समर्थन युवाओं का मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जरा मोदी जी का जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो आड़े आता है। इस तरीके की बातें बीजेपी के लोग करते हैं वो आड़े आती हैं। ये समाज को बांटने वाले जो बातें होती हैं वो आड़े आ रही हैं। वहाँ का युवा बहुत समझदारी से इस बात को कह रहा है कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें पढ़े लिखे नेताओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये संदेश वहाँ से जंतर मंतर से जा रहा है। ये 52% है 30 साल के नीचे के जो युवा हैं, ये 52% की आवाज़ वहाँ से आ रही है। और ये जिस तरीके का मैं देख रहा हूँ सेंटिमेंट, मुझको लगता है कि अगले कुछ दिनों में ये देश के बाकी हिस्सों में भी जाएगा। राहुल गांधी जो कर रहे हैं जो स्वतःपूर्त आंदोलन है, जैसे शाहीन बाग आंदोलन था, 115 जगह चल रहा था, तो ये आंदोलन अब जंतर मंतर के बाहर भी जाएगा, ऐसा मुझको लग रहा है। क्योंकि इनकी जो इनके पास जो इनका अपना मीडिया है वो उनके संदेश को बहुत दूर तक पहुंचा रहा है। मैं घर में बैठकर या काम पे कहीं भी अपने मोबाइल पे यहाँ से तमाम सारे वीडियोस देखता हूँ, और जब मैं देखता हूँ कि उसके व्यूज कितने हैं, तो उसके व्यूज लाखों में और मिलियंस में होते हैं। तो बहुत दूर तक बात जा रही है। तो एक तो ये संदेश जो है वो जा रहा है, जिसको मोदी जी चाहे भी तो नहीं रोक सकते। ये ऐसा एक न्यूक्लियर रिएक्शन है कि जो इसको रोका नहीं जा सकता। अब दूसरी बात आती है जी मोहन यादव। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा, अखिलेश यादव इशारा कर रहे हैं कि इनसाइड जॉब है। इसमें कोई ताज्जुब भी नहीं है।
मैं आज के अखबारों का अगर आप कैरेक्टर देखिएगा, चरित्र देखिएगा, तो मोदी और अमित शाह को परेशान करने वाली कोई खबर, इतनी बड़ी खबर चलाने की हिम्मत नहीं है। तो अखिलेश यादव की बात में दम तो है, ये इनसाइड जॉब है, ये मोहन यादव को लपेटने के लिए हुआ है, या मोहन यादव अकेले ही सब समेट रहे हैं, बाकी लोगों को बंटवारा नहीं किया है, कुछ अंदर कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन आप देखिए कि बेशर्मी मोहन यादव की, मतलब जो फर्स्ट फैमिली है, उनकी पत्नी और बच्चे, जो रिपोर्ट में आया है 62 एकड़ जमीन, 62 एकड़ जमीन 47 फुटबॉल फील्ड के बराबर होती है। उसको अगर फुटबॉल फील्ड को एक के बाद एक अगर लगा दिया जाए तो 5.25 किलोमीटर, अंदाज लगाइए कितनी बड़ी जमीन है। और इनके पूरे परिवार के ऊपर जो आरोप है वो 335 एकड़ जमीन का है। ये क्या पूरा शहर खरीद रहे हैं? ये टाउनशिप पूरी बना रहे हैं, बिल्डर्स के साथ डीलिंग है, बिल्डर को बेच रहे हैं तुरंत के तुरंत। जहां प्रोजेक्ट आ रहे हैं वहां जमीनें खरीदी जा रही। प्रोजेक्ट कौन ला रहा है? प्रोजेक्ट सरकार ला रही है, सरकार में लोग जमीन खरीद रहे हैं। तो ये कितना बड़ा ये घोटाला है, अभी तक इसमें सरकार की तरफ से कोई बात नहीं आई। लेकिन ये सब चीजें पब्लिक मेमोरी में जा रही हैं। मोहन यादव का करियर मुख्यमंत्री बनने के पहले भी कुछ नहीं था, पॉलिटिकल करियर, और आगे भी क्या होगा हम नहीं कह सकते। लेकिन इसका सबका असर जो है वो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स में जाएगा। और एक बात, जो तृणमूल के भगोड़ों का दावा है, तृणमूल के भगोड़े कल तक तो ये कह रहे थे कि वो नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में गए, उनमें विलय हो गया उनका। अब वो कह रहे हैं कि हमने ममता बनर्जी को हटा दिया। वो है कहाँ? ये तो पहले साफ करें कि वो सिटीजन्स पार्टी में है कि वो तृणमूल कांग्रेस में। सिटीजन पार्टी का व्यक्ति जिसका विलय हो गया, जिसने खुद घोषणा की, टेलीविजन के सामने आकर घोषणा की कि हमारा विलय हो गया सिटीजन पार्टी में। सिटीजन पार्टी के लोगों के भी बयान आ गए कि हाँ हुआ है। अब सिटीजन पार्टी के लोग ममता बनर्जी को कैसे हटा सकते हैं अपने पद से? कोई क्या बीजेपी का कोई सदस्य खड़गे जी को अध्यक्ष पद से हटा सकता है? या कांग्रेस का कोई मेंबर नितिन नवीन को हटा सकता है? ये दूसरी पार्टी में है जी। और एक आखिरी बात ये कि देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी में, और चाहे शिवसेना हो, वो सोच रहे हैं कि ओम बिरला जी न्याय करेंगे उनके साथ। हम सबको, हमारे दर्शकों को, आप सबको अंदाज है कि ओम बिरला जी का फैसला क्या आएगा। अभी से हम बता सकते हैं कि ओम बिरला जी किसी भी प्रकार से इस विलय को, अगर वो विलय कर रहे हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट ग्रुप की बात कर रहे हैं, नियम कानून को ताक पे रख के इनको अलग से मान्यता दे देंगे। उसका फैसला लिखा जा रहा होगा, इसमें कोई अटकल लगाने की बात नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी को, तृणमूल कांग्रेस को बयानबाजी छोड़ के उम्मीद रखिए। आप ओम बिरला से बिल्कुल उम्मीद रखिए, चेयर पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनका पिछला अगला रिकॉर्ड भी देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का भी पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए। तो कहीं आपको पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी होगी। जो मुझे दिख रहा है कि ममता बनर्जी इन भगोड़ों से पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, ये उनको सोचना होगा। जी जी, जल्दी से अनिल जी आपके पास आना चाहता हूँ। इस बीच हमारे साथी इकरार उधर जंतर मंतर से जुड़ गए हैं। धनंजय जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इकरार जुड़ गए हैं उधर जंतर मंतर से। जरा पहले जंतर मंतर चलते हैं, फिर अनिल जी आपके पास आता हूँ। इकरार, क्या कुछ चल रहा है जंतर मंतर पे? आवाज़ आ रही है? फिलहाल जैसा कि अनाउंसमेंट किया गया था जी, आप जी आ रही है, बोलिए। जी राजीव जी, जैसा कि अनाउंसमेंट किया गया था कि शाम 6 बजे के आसपास जो है वो
वो एक डायपर वाला प्रोग्राम होगा, वो तो फिलहाल अभी होता नहीं दिख रहा है। लगता है उस प्रोग्राम में कुछ थोड़ा सा संशोधन है, लेकिन उसके साथ साथ आज एक जो सबसे बड़ी जो बात हुई वो ये बात हुई कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने जो एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान जो कांग्रेस जनता पार्टी है उसको एक तरीके से ABC और टेररिस्ट पार्टी करके इस तरीके से कुछ उन्होंने कहा, जिसको लेकर तमाम जो है जो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सभी लोग उसको लेकर गुस्से में। अभिजीत दीपके ने खुद यहाँ लोगों को संबोधित करके और मीडिया से ये बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम लोग जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमें आतंकवादी बताया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान उनके इस्तीफे जिनका हम इस्तीफा मांग रहे हैं वो जिनके वजह से 17 लोगों ने सुसाइड किया छात्रों ने, तो आतंकवादी तो वो होता है जिनके वजह से लोग मरते हैं, और हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमें वो आतंकवादी बता रहे हैं, जबकि असली आतंकवादी वो है। तो एक बड़ा हमला है जो कि शिक्षा मंत्री पर यहाँ इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट स्थल से जो किया गया है। दरअसल जब से ये बयान आया है, किसी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू के दौरान शायद ये बयान दिया है, उसके बाद से लगातार यहाँ पर जो प्रोटेस्टर है वो और ज़्यादा उनके खिलाफ थोड़ा उग्र से हो गए हैं और उनके खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी जो है वो लगातार हो रही है। अब जो भीड़ थी, जब हमने 4 बजे के आसपास आपसे बात की, तब से लेकर अब तक एक बार फिर जंतर मंतर वो खचाखच भर गया है। यानी जैसे जैसे शाम होती है, शाम होते होते ही जंतर मंतर जो है या प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार यहाँ उनका आना शुरू हो जाता है। और लगातार जो अभिजीत दीपके हैं वो उन्होंने दरअसल कुछ लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो CJP के जो भी संस्थापक है, सौरभ दास हो या अभिजीत दीपके हों, उनको जो धमकियां दे रहे हैं, जैसा उन्होंने मंच पर हमें बताया, तो उन्होंने मंच पर आकर बाकायदा उनके वीडियो रिकॉर्डिंग सुनाई, उनके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो सुनाया और दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट की कि हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट को ख़राब करें। हमारे जो प्रोटेस्ट करने के लिए छात्र आ रहे हैं उनके साथ मारपीट कर रही है। और लगातार एक छात्रा मंच पर आई, वो रोते हुए आई, उसके साथ भी कल रात को मारपीट हुई थी। तो उसने साथ में ये कहा कि जिन आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की उस समय तो दिल्ली पुलिस उनको लेकर चली गई, लेकिन थोड़ी देर आगे दूर ले जाकर उसको छोड़ दिया गया। यानी ये एक जो बड़ी बातें हैं वो यहाँ हो रही है कि एक तो जो प्रोटेस्ट के लिए यहाँ आ रहे हैं, वहाँ जो राइट विंग के जो लोग खड़े हैं वो अलग अलग जगह झुंड बनाकर खड़े हैं, तो जो भी प्रोटेस्ट के लिए इस रास्ते पे आ रहा है या आ रहा है उनको परेशान कर रहे हैं। तो लगातार जो प्रोटेस्ट का चौथा दिन है और चौथे दिन में ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद कुछ संख्या घटे, लेकिन ये संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे शाम होती जाती है वैसे वैसे संख्या, राजीव जी, लगातार यहाँ बढ़ रही है। संख्या बढ़ रही है। ज़रा ये भी बताइए कि जो किसान आए थे वो चले गए क्या? नहीं राजीव जी, वो किसान रुके हैं और किसानों के साथ साथ जो UPSC के छात्र हैं उनसे भी आह्वान किया गया था। वो भी यहाँ पर वो भी मंच पर आप देख सकते हैं, मेरे पीछे अभी भी वो संबोधन उनका चल रहा है और आप विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। तो जो किसान हैं वो आगे बैठे हैं और जो मंच के ठीक सामने वहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हम आगे जो और भी हमारे साथी हैं हम उनसे भी गुजारिश कर रहे हैं वो भी यहाँ इस धरने से जुड़ेंगे। यानी अब जो है प्रोटेस्ट वो नीट जो छात्र थे उनसे थोड़ा आगे चलते हुए UPSC के छात्र आए हैं और UPSC के छात्र बता रहे हैं कि किस तरह से CSET को लेकर वो लगातार अपनी बातें रख रहे हैं कि किस तरीके से जो इंग्लिश मीडियम के माध्यम के जो छात्र हैं वो उनके लिए ये बहुत आसान CSET होता है और जो हम हिंदी मीडियम से जो छात्र पढ़े हैं उनके लिए बहुत दिक्कतें होती है। तो इसको लेकर जो अब UPSC के छात्र भी हैं वो भी इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं। करीब 40-50 के आसपास ये छात्र आए हैं और ऐसे छात्र आए हैं जो करीब 4-4, 5-5, 3-3, 4-4 बारी जिनका अटैम्प्ट जो है वो दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उनका UPSC क्लियर नहीं हुआ है। यानी लगातार किसान हो या अन्य छात्रों, नीट के अलावा UPSC के छात्रों, तमाम लोगों का जो जुड़ना है वो यहाँ लगातार जो है वो जारी है। लगातार लोग बढ़ रहे हैं, छात्र भी आ रहे हैं और मैंने जैसा कि कहा कि पेरेंट्स हैं वो भी लगातार पेरेंट्स का यहाँ जुड़ना लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं जब रात की भी अगर हम बात करें कि राजीव जी, रात को जब ये इस धरने पर कुछ लोग कम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब पुलिस प्रोटेक्शन भी कुछ कम कर दी जाती है। तो उसको लेकर भी CJP ने कहा कि जिस तरह से राइट विंग के लोग लगातार धमकी दे रहे हैं तो हमारी जो सुरक्षा है, जो हमारे जो प्रोटेस्ट करने छात्र आए हैं उनकी सुरक्षा थोड़ी और पुख्ता की जाए।
जी जी, आप बने रहिए, जरा जल्दी से इधर आता हूं मैं अपने पैनलिस्ट साथियों के बीच। अनिल सिन्हा जी, अभी आप सुन रहे हैं इधर इकरार हमारे साथी जुड़े हुए हैं इधर जंतर मंतर से। देश भर में जो माहौल है बना हुआ, इसमें आज धर्मेंद्र प्रधान ने दरअसल ये इंटरव्यू एनडीटीवी को दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा है, शुरुआत में मैं रख चुका हूं, हालांकि टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनके कहने का आशय जो है वो यही कि जिसको इस देश ने नकार दिया है वही लोग अब बी टीम के वेश में वहाँ बैठे हुए हैं और इनको देश ने नकारा है। और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा है उसमें इस बातचीत में। लेकिन समझना चाहता हूं आपसे कि आप इसको कैसे देखते हैं। युवाओं का मोबिलाइजेशन इस देश में हो रहा है, चाहे वो राहुल गांधी उधर कोटा में कर चुके हैं और अब एनएसयूआई और आईवाईसी दोनों ने मिलकर ये दिल्ली चलो का आह्वान किया है और ये एक लंबा आयोजन इनका चल रहा है। इसकी शुरुआत 25 तारीख से कर रहे हैं और 9 अगस्त को ख़त्म कर रहे हैं। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दिन ख़त्म होगा। तो ये एक है, और यानी उधर भी यूथ विंग जो है वो काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर कांग्रेस। और अभी हम लोगों ने देखा नीट पेपर लीक मामले में इन दोनों विंग ने, कांग्रेस के एनएसयूआई और आईवाईसी दोनों ने खूब लाठियां भी खाई हैं, वाटर कैनन भी खाए, और लेकिन प्रोटेस्ट अलग अलग शहरों में उन लोगों का दिखाई देता रहा। हम लोगों ने अपने चैनल पे दिखाया भी। और अब एक मंच यहाँ दिखाई दे रहा है, भले वो बैनर सीजेपी का हो, लेकिन मंच से नीचे जो लोग हैं वो स्वतः स्फूर्त आए हुए दिखाई देते हैं। और उसमें अब आज किसानों का भी जमावड़ा था, यूपीएससी के छात्र भी, एस्पिरेंट्स भी आए हुए हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। जरा समझना चाहता हूं आपसे कि इसको आप कैसे देखते हैं। क्या यहां से किसी और बड़े आंदोलन की तरफ देश जाता हुआ दिखाई देता है या एक अनरेस्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ है? देख रहे हैं उससे थोड़ा अलग देख पा रहा हूं। ये इसको सीजेपी जो है, ये इसको इसमें मैं कोई ये नहीं देख रहा हूं, कोई भविष्य नहीं देख रहा हूं इस आंदोलन का। सीजेपी ऐसे ही मतलब देख रहे हैं, वो नमस्कार कर रहा है पुलिस वाला। आप ही के वीडियो चाहिए पर देखा मैंने, वो उसको पुलिस वाला नमस्कार कर रहा है। तो ये क्या है? और किस और सबको तो वाटर कैनन और मार कुटाई का सामना करना पड़ रहा है। और इसको जो है पुलिस की इतनी मदद क्यों मिल रही है, कैसे मिल रही है? और वो सुरक्षा की भी मांग कर रहा है अपने छात्रों। ये मांग क्या एनएसयूआई वाले या लेफ्ट वाले कर सकते हैं? एक देखिए, एक प्रॉब्लम है यहाँ के जो अपोजिशन पॉलिटिक्स है उसमें, वो है क्या कि जो लेफ्ट वाले हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है अपना मूवमेंट चलाने का। तो सीजेपी अभी पता नहीं अभी सीजेपी के साथ कितना कर रहे हैं, वो लोग देश भर में कर रहे हैं। ऐसा है, ये क्या कहते हैं, एसएफआई है, एएसएफ है, सारे जो लेफ्ट संगठन है पूरा रोड पर हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब जगह फाइट कर रहे हैं। उसको कोई यूट्यूब वाला उतना दिखा भी नहीं रहा है। आप लोग जो यहाँ भी कमी उनका देख रहा हूं। वो तो यही है, कितना आईसा और एसएफआई यहीं पे हैं, यही जंतर मंतर पे हैं। हाँ, तो वो लोग अपने करे नहीं, ये सीजेपी के बैनर में तहत क्यों कर रहे हैं? उसको तो नमस्कार कर रहा है पुलिस वाला भी। इस तरह से जो नॉन आइडियोलॉजिकल गैदरिंग्स हैं, और उसमें किसान यूनियन, किसान वालों को भी आता है। इतने समय किसान रहा, उसको क्या फायदा हुआ यूपी के चुनाव में? अरे पॉलिटिकल फाइट करनी पड़ेगी इस निजाम के खिलाफ। फासिस्ट गवर्नमेंट है ये, और इसके खिलाफ एकजुट कर लड़ना होगा। कांग्रेस को या बाकी को फोर्स करिए आप, करिए, लेकिन एक यूनिटी बनानी पड़ेगी ना। ये अलग से ये कौन पार्टी कोई इसमें क्या कोई बनाया है तरीका कि कैसे वो बन गया अध्यक्ष? क्या है ये? यूट्यूब वाला तय कर लेगा आपका फॉलोवर्स की आप हो गए अध्यक्ष। कौन क्या बनाया है इसको? अभिजीत दीपके को क्या कहते हैं अध्यक्ष? क्या बनाया? कोई बॉडी बनाया है? कुछ नहीं है, अपने तय कर लिया है कि हम लोग जो है स्पोक्स पर्सन है, फलना कोऑर्डिनेटर है। इस तरह का डेमोक्रेटिक और इंडिविजुअलिस्ट किस्म का आंदोलन है। एसएफआई ऐसा नहीं है ना, ये ऐसा उनका संगठन है, बाकायदा चुनाव करते हैं, बाकायदा प्रोग्राम करते हैं, और एक आइडियोलॉजिकली कमिटेड लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब जो नॉन कमिटेड है, मैं इसमें भरोसा अब नहीं करता। मैं तो बहुत हो गया, हम भी बहुत सारे आंदोलन में मैं तो खुद पार्टिसिपेट करता रहा हूँ, और मैं वैसा पत्रकार भी नहीं हूँ जो कि खाली घर में बैठने वाला। लेकिन जो चला गया बिना कोई पॉलिटिकल ओरिएंटेशन के कोई नतीजा वगैरह नहीं निकलता है। ये आम आदमी पार्टी वैसा टाइप का ही है। ये कौन है ये अभिजीत दीपके?
पता है कि क्या है उसका ब्लूप्रिंट हिंदुस्तान के ये के बारे में, शिक्षा व्यवस्था के बारे में, वो क्या सोच रहा है देश को बदलने के बारे में। एक बार भी मोदी जी के खिलाफ बोलता नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन से ये निजाम सुधर जाएगा, उसके बदले एक और आ जाएगा, कोई प्रधान के बदले कोई कॉमेडियन आ जाएगा, तो उस कॉमेडियन से काम चलाएंगे क्या, या कोई ये आ जाएगा। अरे आपको पूरे एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए छात्रों का। और ये आजादी का आंदोलन से लेकर के बात तक हुआ है कि जो भी बदलाव हुए हैं उसमें कमिटेड, पॉलिटिकली कमिटेड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लेफ्ट के ही साथ जाइए और कांग्रेस के साथ जाइए, लेकिन आपका एक देश के बारे में एक नक्शा होगा ना। वो ऐसे जो मतलब ये आ गए और उसका चालू हो गए और आप सोशल मीडिया के सहारे, और ये सोचो यूट्यूब का भी प्रॉब्लम है, वो जो है उनको भी कहीं कहीं से ये ढूंढना पड़ता है, वो इससे काम नहीं चलेगा। ये एक नया गोदी मीडिया बनाने की जरूरत नहीं है, एक कमिटेड पॉलिटिकल फाइट की जरूरत है। हम लोग ऐसी जगह पहुंच गए हैं, कोई असर हो रहा है, इतना ये क्या कहते हैं घोटाला चल रहा है, सारी चीजें एक्सपोज हो रही है, राम मंदिर में चोरी हो रही है। और ये भी देखिए अपोजिशन पार्टी में अखिलेश बोल रहे हैं क्या कि उसको हटाना चाहती है मोहन। अरे वो हटाना चाहे, उसको तो हटाने का डिमांड करना चाहिए। तो वो और कह रहे हैं कि घोटाला के गवर्नमेंट नीचे से ऊपर घोटाला है, ये कोरिलेट करना चाहिए। तो ये पत्रकारों वाली भाषा बोल रहे हैं कि वो अंदर से खबर आई। अरे खबर कहां से आई, वो उसको जाने दीजिए, या कौन हटाना चाह रहा है वो अपना करेगा। कौन है कि उससे इनका क्या बन जाएगा भाई। एक पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी ना इसके खिलाफ। ये सब जो क्या कहते हैं गपोड़ संखी से काम चलता है क्या। अब अभी बताइए कि पूरा मतलब राम मंदिर से चोरी के, चंदे से चोरी से लेकर के नीट के पेपर लीक, कोई भी जो परीक्षा हो रही है और उसमें मोदी के बारे में बोल ही नहीं रहा है ये सीजेपी वाला। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, क्या है धर्मेंद्र प्रधान भाई, धर्मेंद्र प्रधान के बदले ले आएगा हरदीप पुरी को, अब लेते रहिए। ऐसा टाइप का कोई मतलब कोई है, ये तुक है। आपको पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, अब पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं ये सबसे उगता गया। ये कोई बात है, आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि क्या शिक्षा व्यवस्था है। लोग लड़े नहीं है, हिंदुस्तान में 100 साल का इतिहास है। ये तो क्या कहते हैं SFI जो है इसका इतिहास अभी 90-75 से ज्यादा हो गया होगा, 37-35 के समय में बना है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे और हम आ गए वैक्यूम में, चूंकि ये जो है क्या कहते हैं वर्ल्ड मीडिया जो है ये न्यू इंपीरियलिज्म के चंगुल में है, तो उसी की भाषा में हम आंदोलन भी करेंगे। क्यों, क्या जरूरत है, इसको ललकारिए ये पूरा का पूरा। अभी AI आएगा, पूरा बेरोजगारी हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अरे अभी जो भारतीय युवाओं और छात्रों के सामने चुनौती है वो ये है कि जो पूरा फासिज्म का खतरा है, जो कि शिक्षा व्यवस्था से लेकर हेल्थ तक, जमीन से लेकर के जल तक सब कब्जे में कर रहा है, लूट रहा है। इस लूट के खिलाफ आपको कोई ये नहीं है। पेपर लीक बंद हो जाएगा तो क्या वो बताया राव, हमने अप्रिशिएट करता हूं मैं, राहुल गांधी ने वो पूरा पिक्चर बताया कि आप जान लगा दो कुछ नहीं होने वाला है। ये पूरा का पूरा व्यवस्था फॉल्टी है, वो जितना संभव है वो अपना उन्होंने उनको समझाया। आपको एक ब्लूप्रिंट लाना होगा और फाइट पकड़ी। वो बगल में नमस्कार कर रहा है पुलिस वाला, ये इसका मतलब कि कैसी फाइट है भाई। और NSU वाले पर बौछार कर रहा है पानी का, ये तो सब दिखाई दे रहा है। और उसके बाद उसी को कह रहा है कि हमको सुरक्षा दो, और वो सुरक्षा देगी भी। उसको तो लाया था वहां से। मैं ये अभिजीत दीपके का कोई समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हूं भाई, हमको कोई उसमें विश्वास नहीं है। और बाकी विश्वास हो नहीं सकता, कैसे विश्वास हो, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ही कोई आया, अब हमारे मतलब आपका तो खुद अकेले जो है DB लाइव का, वो अगर आप कल ऐलान कर दीजिएगा आपको 1 करोड़ जो है चला जाएगा आपका ये ध्रुव राठी। अब आज ध्रुव राठी नेता बन जाएगा। ऐसे ये सब यूट्यूब से तय होगा क्या कि किसके कितने फॉलोवर हैं, और कितने सीरियस लोगों के कोई फॉलोवर ही नहीं है, तो उससे क्या हो गया कि वो 0 हो गए। अरे ऐसे नहीं होगा। एक ब्लूप्रिंट होगी, एक संघर्ष का है। ये संघर्ष एक कंसिस्टेंट, आइडियोलॉजिकली कमिटेड और त्याग और
व्यक्तिवाद से हटकर होगा, तभी होगा। मतलब मेरा जो क्राइटेरिया है, अब वो जी। हो सकता है कि बड़े ईमानदार लोग हैं, लड़ रहे हैं, अपना लड़ते रहे। जी जी बिल्कुल। अमलेंदु जी इकरार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उधर जंतर मंतर से इकरार के पास आऊँगा, लेकिन ज़रा जल्दी से आपका और धनंजय जी आपका भी दोनों का ज़रूर कमेंट चाहूँगा। अमलेंदु जी। जी राजीव जी, देखिए अब देश के सामने परिस्थितियां तो विकट हैं और खराब लगातार परिस्थितियां हो रही हैं। अब आज तो जो है चौड़े होकर बोल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, और नगरी नगरी द्वारे द्वारे जाकर भाषण दे रहे हैं, और मतलब उनके अंदर जान पड़ गई है। इसका मतलब ये है कि मोदी जी ने कह दिया है कि डटे रहो वीर, तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। धर्मेंद्र प्रधान जी को दे दिया गया है आशीर्वाद, तो धर्मेंद्र प्रधान जी अब डटे हुए हैं, तो वो अपनी जगह डटे रहेंगे राजीव जी। लेकिन आंदोलन जो है वो भी हो रहे हैं, और NSUI ने और यूथ कांग्रेस ने भी, जो आपने बताया, जानकारी भी दी कि उन्होंने एक लंबा कार्यक्रम अपना घोषित किया है। 25 जून से चलेगा वो पूरे देश में, और 9 अगस्त को वो दिल्ली में आएंगे, और दिल्ली चलो अभियान उन्होंने नारा दिया है। उनकी 3 मांगे एकदम स्पष्ट हैं कि एक तो जो परीक्षा प्रणाली है उसमें ये सेंध जो लगाई जाती है उसको रोका जाए, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और बाकी शिक्षा व्यवस्था ठीक हो। ये सब उनकी अपनी मांगे हैं, तो वो चलेगा। लेकिन राजीव जी, समस्या ये है कि दीपके, ठीक है कि दीपके पे कोई भरोसा नहीं है, और किसी को भी कोई भरोसा नहीं है, जो लोग आ रहे हैं उनको भी भरोसा नहीं है। मैंने भी तमाम वीडियो देखे राजीव जी, लोग आ रहे हैं कहने कि दीपके की जगह कोई और होता, कोई चीपके होता, तब भी हम आते। चूंकि मामला जो है वो इस सरकार के खिलाफ है कि किस तरीके से यहाँ हो रहा है, और सरकार ये किस तरीके का काम कर रही है, तो इसलिए हम यहाँ आ रहे हैं। मतलब कोई दीपके के लिए नहीं आ रहा है, ये हम लोगों को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि दीपके के लिए नहीं आ रहा है। जो भी आ रहा है वहाँ, वो इस सरकार के खिलाफ, और जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो लूपहोल्स हैं उसके खिलाफ अपना गुस्से को प्रकट करने के लिए आ रहा है। अब ये हो सकता है कि भाई दीपके साहब जो है उसको कैश कर रहे हो, या दूसरा कोई उसको कैश कर रहा हो। कांग्रेस सड़कों पे है। अब बिल्कुल अनिल सिन्हा जी की बात सही है कि AISF और DYFI और SFI, इन सब के पूरे देश भर में आंदोलन चल रहे हैं। हम लोगों ने भी राजीव जी अपने कार्यक्रम में उनका दिखाया है किस तरीके से उनके आंदोलन चल रहे हैं, इन्हीं मांगों को लेकर चल रहे हैं। NSUI यूथ कांग्रेस के भी आंदोलन चल रहे हैं पूरे देश भर में, वो भी हम लोगों ने अपना दिखाया, खूब दिखाया है, जमकर चर्चा की है कि उनके आंदोलन चल रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं। तो संकट तो राजीव जी सामने है। अब देखना ये है कि संकट से सरकार कैसे निकलती है, और जो संकट के खिलाफ मतलब जो तैयार हो रहा है युवाओं का गुस्सा, उसको कौन लोग जो है वो कैश कराते हैं, या कहिए कि छात्रों की समस्याओं को लेकर कौन कितने दमदार तरीके से सरकार के सामने खड़ा हो पाता है, ये देखने वाली चीज़ होगी राजीव जी। जाहिर सी बात है कि दीपके साहब जो है चूँकि सोशल मीडिया से आए हैं, तो उन्हें कोई आंदोलन की कोई उस तरीके की जानकारी भी नहीं है कि क्या आंदोलन होता है क्या नहीं होता है, तो वो उनकी कमियां अपनी हो सकती हैं। लेकिन मैंने कल भी कहा था राजीव, परसों भी कहा था कि अब इसको वामपंथी दलों के जो छात्र संगठन है वो अपने एक कहा जाए नेतृत्व में ले रहे हैं, या कब्जे में ले रहे हैं, या उसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं। अब जो गुरनाम सिंह चरूनी जो जिस तरीके से आए, उनका आया, हालांकि गुरनाम सिंह चरूनी जो हैं वो PRS जो है तेलंगाना वाली, उसके किसान सभा के अध्यक्ष भी हैं, उसके किसान जो कमेटी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बहरहाल वो एक अलग मसला है। लेकिन अब छोटे छोटे सेक्ट्स जो हैं, अगर किसानों के, मजदूरों के और ट्रेड यूनियंस के, अगर इन सब का समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा तो एक चीज़ आगे बढ़ सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है राजीव जी की कोई अनुभव नहीं है किसी को आंदोलन का, तो कैसे चलना है, तो ब्लूप्रिंट तो सामने लेकर आना पड़ेगा। फिलहाल राजीव जी जो लोग आ रहे हैं उनका ब्लूप्रिंट साफ है, आयोजकों का कोई ब्लूप्रिंट हो या नहीं हो, लेकिन जो लोग आ रहे हैं, इस चाहे यहाँ समर्थन देने आ रहे हो, चाहे कल जो मोमबत्तियाँ जलाने आए, उनका ब्लूप्रिंट साफ है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को जाना होगा, इस सरकार को व्यवस्था ठीक करनी होगी, जो हेरा फेरी होती है वो हेरा फेरी बंद करनी होगी, और अगर मोदी जी आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप भी चले जाइए। जो लोग आ रहे हैं राजीव जी, उनका ब्लूप्रिंट एकदम साफ है। तो ये एक चीज़ स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो लोग आ रहे हैं उनका ब्लूप्रिंट है, और हो सकता है राजीव जी ये डिवाइड हमको मंच के ऊपर और मंच के नीचे साफ देखने को मिलेगी। इस तरीके का डिवाइड के ऊपर वाले, जैसे परसों ही जो थे वो दीप पे कह रहे थे हमारी किसी विचारधारा से कोई लड़ाई नहीं है, तो मतलब RSS से भी कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ये जो है मर्ज की दवा, मतलब मर्ज का जो जड़ है वो धर्मेंद्र प्रधान तो नहीं है, मर्ज की जड़ तो RSS है, जिस सिस्टम को RSS संचालित कर रहा है। तो अगर RSS की विचारधारा से भी कोई लड़ाई नहीं है तो आंदोलन फिर किस मोड़ पर जाएगा हम अभी कुछ कह नहीं सकते। तो ये जाहिर सी बात है, हो सकता है राजीव जी ये
दूसरे शहरों में भी फैले, अभी तो दिखाई नहीं पड़ रहा दूसरे शहरों में इस तरीके से फैलता हुआ कि दूसरे शहरों में ये फैलेगा या नहीं फैलेगा। और दीप साहब खुद कह रहे थे कि भाई लड़ाई जो है वो सोशल मीडिया से नहीं लड़ी जा सकेगी, ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। तो ज़मीन पर अगर उतरना पड़ेगा तो ज़मीन पे जो लोग हैं फिर वो उसको आगे लीड करेंगे, तो ये तो लीड का अलग मसला है। लेकिन सरकार को सचेत होने की आवश्यकता ज़रूर है। अब भले ही दरोगा जी, राजीव जी हाथ जोड़ रहे हों, अब वो दरोगा जी चाहे दीप के साथ से सहमति रखते हो सकता है दरोगा जी के बच्चे भी जो है नीट की परीक्षा में जो है मारे हुए हों, ये भी तो हो सकता है। दोनों ही बात। तो राजीव जी, हम लोग जब छात्र आंदोलन किया करते थे उस समय नारा लगाया करते थे कि ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। पुलिस हमारे साथ थोड़ी होती थी, वही पुलिस 5 मिनट बाद लाठी बजा रही होती है हमारे ऊपर। तो ये सब मतलब छात्र आंदोलन की चीज़ें होती हैं। तो ये आंदोलन की चीज़ें अलग होती हैं और जो रणनीतियाँ होती हैं वो अलग होती हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई आंदोलन आगे चलना है तो उसका ब्लूप्रिंट साफ तौर पर आगे रखना पड़ेगा। लेकिन जो पश्चिम बंगाल से लेके और इस समय जो चल रहा है राजीव जी महाराष्ट्र, ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। और क्या इन सबको दबाने के लिए भी अब धर्मेंद्र प्रधान जी आगे निकल कर आ गए हैं कि लोग उस पर चर्चा ना करें, धर्मेंद्र प्रधान जी के इंटरव्यू पर चर्चा होने लग जाए। बंगाल में क्या हो रहा है या महाराष्ट्र में क्या कर रही है बीजेपी, इस पर चर्चा ना हो, धर्मेंद्र प्रधान जी के इंटरव्यू पर चर्चा होने लग जाए। तो ये भी उनका एक राजीव जी हेडलाइन मैनेजमेंट हो सकता है कि आज हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी को मैदान में उतारा जाए कि वो हेडलाइन मैनेजमेंट करें। तो ये राजीव जी सब चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल परिस्थितियाँ गंभीर हैं, सरकार को समझना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा। और अगर नहीं सुधरेंगे तो गुस्सा तो बढ़ेगा, और गुस्से की परिणति क्या होगी, कोई राजनीतिक दल उसको कैश करेगा या कोई गैर राजनीतिक उसको कैश करेगा, वो अलग मसला हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, अगर कोई राजनीतिक दल राजीव जी उसको कैश करेगा तो वो लड़ाई राजनीतिक होगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर गैर राजनीतिक लड़ाई होती है और गैर राजनीतिक लोग इसको इनकैश करेंगे तो फिर अराजकता की ओर कदम बढ़ेंगे, जो ना सरकार के लिए अच्छा होगा ना देश के लिए अच्छा होगा। जी जी, धनंजय जी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं तो देख रहा हूं कि जो अनिल भाई साहब ने कहा कि दीपिके साहब जो आंदोलन कर रहे हैं, अच्छा है, आंदोलन करना चाहिए। कोई कहीं से विरोध का स्वर है, विरोध का स्वर होना चाहिए। लेकिन आंदोलन का मतलब खाली विरोध का स्वर नहीं होता। आंदोलन का मतलब एक दृष्टि होती है। आंदोलन का मतलब होता है कि हमको जाना कहाँ है और कैसे जाना है, कौन कौन साथ चले। और जब आंदोलन जब परिपक्व हो जाएगा, आंदोलन तक पहुंच जाएंगे, तो फिर हम क्या हासिल करेंगे और क्या आगे जाना है। बिल्कुल सही है। मैं तो बहुत पिछली बार भी आया था तो मैंने आपसे कहा था कि ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके क्या होगा। धर्मेंद्र प्रधान नहीं होंगे, धर्मेंद्र कुमार हो जाएंगे, धर्मेंद्र फलाना हो जाएंगे। इस पूरी समस्या की जड़ है कौन? इस पूरी समस्या की जड़ आरएसएस है। इस पूरी समस्या का जड़ जो है वो हिंदू राष्ट्र है। इस पूरी समस्या का जड़ जो है जय श्री राम है। ये जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र और आरएसएस, ये 3 विलन है। आप इसको कैसे देखते हैं? जो आंदोलन कर रहे हैं, वो जो भीड़ बन करके वहां जा रहे हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग इस देश का है, वो आप देख लीजिए कि इतनी घटनाएं। अभी मोहन यादव का मामला चल रहा है मध्य प्रदेश का। अखिलेश यादव का बयान आपने देखा होगा। अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो है मोहन यादव पे आरोप इसलिए लगाया गया कि मोहन यादव को हटाना चाह रहे हैं, उससे ज्यादा जमीन खरीद करके बैठे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अरे कहां बात कर रहे हो आप? आप एक जगह हो ही नहीं। आपको चाहिए क्या? इस देश को चाहिए कि ये जो प्रधानमंत्री हर बात पे बोलते थे, अभी बंगाल में बोल करके आए हैं प्रधानमंत्री की बंगाल इसलिए बच गया, ये तो पाकिस्तान को देना चाह रहे थे क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। आज एक और मैं देख रहा था बयान उसका मनोज तिवारी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान जो है वो कश्मीर को बचाया। अरे कहां से ये सब झूठ पढ़ के आते हो? किसको बरगला रहे हो? लेकिन राम मंदिर हो, मध्य प्रदेश हो, लखनऊ में आग लग जाए, अडानी साहब को क्या दे दिया जाए, पूरे देश में आंदोलन है, पूरे देश में लोग सड़कों पर है, पूरे देश में लोग नाराज है। वो कांग्रेस के लोग हैं, वो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, वो ऐसे ही लोग हैं। सड़क पे अब ऑटो वाले भी बोलने लगे हैं, सड़क पे अब जो है दुकान वाले भी बोलने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी या धर्मेंद्र प्रधान क्या बोल रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं दहशतगर्द की बी टीम है। दहशतगर्द कौन है? दहशतगर्द मतलब राजीव भाई आतंकवादी ही होता है, उसी का दूसरा नाम है दहशतगर्द। तो कौन है आतंकवादी?
ये जो किरण रिजिजू बोलते हैं कि राहुल गांधी स्कूबा डाइविंग कर रहे थे तो वो जो है 52 करोड़ खर्चा हो गया या 26 करोड़ खर्चा हो गया, तो पैसा कहां से आया? खुद कर रहे थे तो कहां से पैसा लाए थे? ये बताना चाहिए ना कि वो खुद कर रहे थे, जब जो वो बैडमिंटन भी खेल रहे थे, स्कूबा डाइविंग भी कर रहे थे, वो पैसा कहां से आ रहा था, कौन दे रहा था? अरे शर्म करो यार, 12-13 साल से दिल्ली सरकार मतलब भारत सरकार में बने बैठे हुए हो, जांच करो, राहुल गांधी को जेल में बंद करो, जो जो गलत किया है जेल में बंद करो। लेकिन आपके यहाँ परिपाटी में बंद करने की नहीं है, आपके यहाँ परिपाटी है जो जितना बेईमान उतना बड़ा पद। पहले हम बोलेंगे ये बेईमान है और उसके बाद बोलेंगे लो मुख्यमंत्री बन जाओ। पहले बोलेंगे ये चोर है, देश का पैसा चुराया है, फिर बोलेंगे लो वित्त मंत्री बन जाओ। फिर पहले बोलेंगे कि ये अफसर बड़ा बेकार है, उसके बाद बोलेंगे कि ये लूट के दो हमको, हम तुमको छोड़ देंगे, जेल नहीं जाने देंगे। अभी एक और देखिए आ रहा है, दीपेंद्र हुडा बता रहे हैं कि जिसको जो वो IAS ऑफिसर को पकड़ा गया, क्या अग्रवाल नाम है, उसने क्या किया, कितना भ्रष्ट है। तो इनके लिए भ्रष्ट लोग खाद पानी का काम करते, जितना भ्रष्ट, जितना बेईमान, जितना अपराधी क्रिमिनल होगा वो उसको ये सम्मानित करते, उसको वो मंत्री का पद देंगे, उसको सांसद बनाएंगे, उसको विधायक बनाएंगे, उसको किसी जगह के वाइस चांसलर बना देंगे, कहीं प्रिंसिपल बना देंगे, यही सब कर रहे हैं। एक और आपने देखा होगा, अभी विनय कटियार का मैं कल परसों देख रहा था, विनय कटियार बात कर रहे हैं ABP न्यूज के संदीप से, वो कह रहे हैं कि पत्रकार नहीं होते तो मैं ऐसी की तैसी कर देता। ये भाषा है? क्या कर देते ऐसी तैसी? मर्डर करवा देते। यही आपने यही काम ही किया है, आपका काम ही यही। संघ का काम गांधी को मारने से लेकर के तमाम जो आरोप लगे हवा में थोड़े लगे। तो मुझे लगता है कि एक आसाराम बापू का उदाहरण दूं। आसाराम बापू को जो है सजा, आरोप लगा, सजा हुई, लेकिन तब भी उनके भक्त मानने को तैयार नहीं। भक्त तो छोड़िए, एक पहुंचे हुए साधु है, पीला कपड़ा पहन के घूमते रहते हैं, वो कह रहे थे कि वो तो प्रभु हैं, वो उन पर आरोप लगाना गलत बात है, वो ऐसा काम कर नहीं सकते। तो जिस देश में ऐसे अंधभक्त हो, जिनकी आंख, जिनका सारे ज्ञानेंद्रिया जैसे लगता कि सो गई, और वैसी स्थिति में अब स्थिति क्या है? अब स्थिति यह है कि इनको कैसे हटाया जाए। आप कह रहे थे, डंका बजा रहे थे, ट्रंप के सामने क्या डंका बजा वो आप सबने देख लिया। अरे ईरान छोड़ के भाग गया, बोला नहीं करूंगा। ईरान ने कहा कि ये ट्रंप रोज बयान देता रहता, हमको मार देगा, उसको मार देगा, किसको मार देगा, जाओ, नहीं करता। मोदी जी एक बार बोल पाएंगे? एक बार तो बोलते कि नहीं, आपसे नहीं मीटिंग करनी है। क्या मीटिंग करना है? अब तो 55 बार बोल चुके हमको कि जो है युद्ध हमने रुकवाया, झूठ बोलते हो आप। ऐसा एक बार बोल देते हो मोदी जी ट्रंप कि मुझे नहीं मिलना है ट्रंप से। ट्रंप से अगर नहीं मिले मोदी जी तो क्या हिंदुस्तान का खाना रुक जाएगा? अमेरिका ने पहले हिंदुस्तान पर प्रतिबंध नहीं लगाया है? वाजपेयी जी के समय में भी प्रतिबंध लगा था, क्या घुटने टेके वाजपेयी जी ने? तो ये कौन से बहादुर व्यक्ति हैं? ये केवल शिकार किसका करते हैं? कमजोर लोग हैं, उनको शिकार, 4 लफंगे भेज देंगे, जय भारत, भारत माता बोलो नहीं तो थप्पड़िया देंगे, 4 पुलिस वाले भेज देंगे। ये टपोरीगिरी करते हैं। टपोरीगिरी से देश नहीं चलता। देश जिस हाल में है, बेहद शर्मनाक पोजीशन में। और ये जो देख रहे हैं आपकी, यहाँ उद्घाटन किए चल रहा है, वहां शिलान्यास कर रहा है, ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं उसको बेच रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में बेच रहे हैं। किसी का 2%, किसी का 5%, किसी का 10%, और गीत गा रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है। सड़कें बनाना, एयरपोर्ट बनाना, अब इस हाल में, अभी जिस समय हमारा देश है, ये देश तरक्की नहीं कर रहा है। देश तरक्की तब करेगा जब यूनिवर्सिटियां बनेगी। यूनिवर्सिटियों को आपने कहा कि खुद पैसा कमाओ, सड़कों को बोल रहे हो कि हम पैसा दे रहे हैं। अरे क्यों पैसा दे रहे हो सड़क बनाने के लिए? सड़क वाले को भी बोलो कि खुद पैसा कमाओ। नितिन गडकरी को बोलिए कि पैसा कमाइए खुद, नहीं मिलेगा भारत सरकार से पैसा। आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आप तेल मंत्रालय को बोलिए कि पैसा खुद कमाओ तो इधर करो, नहीं कहेंगे आप। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट कह रहा है यूनिवर्सिटीज को कि आप अपना पैसा खुद कमाओ। कल को हॉस्पिटल को भी बोल देंगे कि भैया आप अपना धंधा खुद करो, हमारे पास पैसा आपको देने के लिए नहीं, चूंकि हम तो सब अडानी को दे चुके हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, ये दीपिके कर रहे हों या कोई, मैं उनकी जैसे कह रहे थे भाई साहब, अनिल भाई साहब, मैं बहुत संदेह नहीं कर रहा हूँ अनिल भाई साहब, लेकिन दिशा क्या है? और वो दिशा इसलिए गड़बड़ दिखाई पड़ती है कि जब आप कहते हो कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, आप नरेंद्र मोदी का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? अभी धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए,
राहुल गांधी बता नहीं रहे हैं। राहुल गांधी क्या नहीं बता, राहुल गांधी का काम है बताना। आप तो खुद ही गुरु बैठे हो। सबसे बड़ा गुरु तो इस देश का नरेंद्र मोदी है। दुनिया को ज्ञान दे सकते हैं वो, और आपको नहीं दे रहे हैं। बैठो नरेंद्र मोदी के साथ 2-4 दिन ज्ञान लो। उनसे नहीं होता है तो रामभद्राचार्य से ज्ञान ले लो, दिव्य ज्ञान है उनके पास। ऐसे ध्यान लगाएंगे और माता सरस्वती प्रकट हो जाएंगी और बताएंगे कि कैसे ठीक किया जाता है चीजों को। नहीं हो तो हनुमान जी को बुलवा लीजिए, गदा से सबको ठीक कर देंगे। तो इस तरीके से सरकार चलती है। आपने सब कुछ को नंगा कर दिया, आपने सिस्टम को नंगा कर दिया, न्यायपालिका को नंगा कर दिया, आपने भगवान को नंगा कर दिया, मंदिरों को नंगा कर दिया, हिंदू धर्म को, सबको नंगा कर दिया। खाली कपड़े पहने नजर आते हैं नरेंद्र मोदी। मैं कपड़ा पहना हुआ हूँ, 56 तरीके के कपड़े रोज बदलते हैं, लेकिन कपड़े बदलने से चरित्र नहीं बदलता। कपड़े बदलने से आपकी मनसा नहीं बदलेगी, कपड़े बदलने से आपकी छवि नहीं बदलेगी, क्योंकि आपने अपनी छवि खराब कर दी। आज किसी भी एक नागरिक से पूछिए, भक्त से मत सवाल कीजिए, किसी नागरिक से। नागरिक का मतलब होता है जो दर्शक नहीं है, जो तमाशबीन नहीं है, जो ही नहीं करता है, बल्कि चिंता जताता है। कल लखनऊ में जो मर गए 15 बच्चे स्टूडेंट्स, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपने देखा कहीं जिम्मेदारी किसी ने ली? जो प्रधान, ये मुख्यमंत्री गए बात करने के लिए, कोई पेरेंट बात कर रहा है तो म्यूट कर देता है चैनल। क्या छुपा रहे हो भाई, क्या छुपा रहे हो? और जब राम मंदिर का जब की जांच होती है, SIT बैठती है, तो जांच ही चल रही है। वो संजय प्रसाद को दे देते हैं जांच रिपोर्ट कि ये लीजिए पढ़ लीजिए। संजय प्रसाद खुद वहां मेंबर है, कमेटी मेंबर है। तो ये किस तरीके की जांच चल रही है? साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि ये चोरी नहीं हुई, ये डाका डाला गया है। तो FIR किसके लिए है? पत्रकारों के लिए, कि पत्रकार अगर कुछ रिपोर्ट जारी कर दे तो उसको FIR बंद लगा दीजिए, उस पर जेल में बंद कर दीजिए, उसको टॉर्चर कीजिए, उसके परिवार को टॉर्चर कीजिए, उसको बुलाते रहिए, इसके लिए। लेकिन देश देख रहा है, भक्तों को तो नहीं दिखेगा। जो उनके वोटर है 20%, 25%, उनसे तो कोई अपेक्षा मत कीजिए, बल्कि वो भाड़ने के लिए जाएंगे, चाहे वो दीपिका आंदोलन करे, चाहे राहुल गांधी आंदोलन करे, चाहे जो करे। आप गटर मीडिया से भी अपेक्षा करेंगे तो गटर मीडिया वो काम नहीं करेगा। आवश्यक है कि जो बाकी लोग हैं, जो बाकी दल हैं, वो इकट्ठा हो। जरूरत है कि देश का जो पब्लिक है वो किसी भी किस्म की मरौवत में न फंसे, वो दिशा ध्यान में रखे कि ये बर्बाद करने वाला है, कैसे इसको हटाना है। जी जरा जल्दी से चलते हैं उधर। क्या प्रोटेस्ट चल रहा है, वो कुछ उछाले जा रहे हैं, जरा देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ जंतर मंतर पे। जल्दी से जंतर मंतर पे क्या चल रहा है ये देखते हैं। इकरार, क्या कुछ चल रहा है जंतर मंतर पे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया था कि 6 बजे का कार्यक्रम था डायपर का, तो वो डायपर वाला ही कार्यक्रम चल रहा है। दरअसल डायपर एक सांकेतिक रूप से सभी लोग लेकर आए हैं कि जिस तरह से एक छोटा बच्चा होता है कि वो बिस्तरे गीले ना कर दे, तो एक डायपर लगा दिया जाता है। और डायपर लगाने के बाद में ये जो उसके माता पिता हैं ये सोच लेते हैं कि अब बिस्तर गीले नहीं होंगे और बच्चे को किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा। तो उसी का संदर्भ लेकर ये जो CJP के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो छात्र हैं, वो लेकर आए डायपर के। कम से कम धर्मेंद्र प्रधान को डायपर वो पेश कर रहे हैं कि कम से कम इससे ही लीक रोक दो। अब पेपर लीक जो है, अब वैसे तो लोग लीक नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन अब इसी से डायपर से ये है कि अब जो पेपर लीक हो रहा है, तमाम तरीके की जो लीकेज हो रही है वो रोक दिए जाए। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से जो छात्रों में जो आंदोलनकारी हैं उनमें उत्साह है। और अजीत जी, मैं एक बात है वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभिजीत दीप के लगातार इस मंच से पिछले 4 दिन से लगातार इस मंच से संबोधित कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई अभिजीत दीप के जिंदाबाद के नारे लगा रहा है तो वो खुद उससे माइक ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो मंच है ये मेरा मंच नहीं है, ये आप सभी का मंच है और आप सभी लोग यहाँ पर जो है अपनी अलग अलग मांगे लेकर आए, इसलिए मुझे नेता मत बनाइए। मैं नेता नहीं हूँ, मैं आप लोगों के आंदोलन के, मैं आप लोगों की और जो भी समाज के अंदर जिस तरीके के पेपर लीक से लेकर तमाम तरीके की समस्या में उनके लिए आपके साथ खड़ा हूँ। यानी वो जो तमाम तरीके की जो बात है कि इस आंदोलन का चेहरा क्या होगा, वो चेहरा राजीव जी एक तरह से दीप के भले ही हैं, लेकिन लगातार जो लोग चाहे किसान आ रहे हो या UPSC के छात्र आ रहे हो, वो सभी को ये मंच शेयर करने दे रहे हैं। इवन छोटे छोटे जो भी स्टूडेंट हैं जो कि कल रीनीट के एग्जाम देकर आए थे, उन छात्रों ने भी मंच से शेयर किया। लेकिन एक अब सबसे बड़ी बात राजीव जी वो ये है कि आज जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का जो बयान आया, अब उससे इस आंदोलन की क्या आगे की दशा होगी
ये अभी सोचने की ज़रूरत है। क्या ये लोग इस चीज़ को निर्णय लेते हैं, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इनके प्रदर्शन से शायद धर्मेंद्र प्रधान या मोदी सरकार पे कुछ दबाव है, लेकिन जिस तरीके की उन्होंने बयानबाजी करी, एक बार फिर उन्होंने वही पैंतरा आजमाया जो कि ये लोग डाइवर्ट करने के लिए अपनाते हैं कि देश विरोधी, और उस तरीके का ये डाइवर्ट करने की कोशिश जो है, हेडलाइन मैनेजमेंट की कोशिश जो वो हो रही है। तो इससे एक तो लगभग अगर हम अनुमान लगा सकते हैं कि फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने का तो कोई मतलब बनता नहीं, ना ही कभी अब इस सरकार में किसी का इस्तीफा होता है। तो अब ये आंदोलन राजीव जी किस दिशा में जाएगा ये देखना है। ये मुझे लगता है कि ये लोग अभी तय करेंगे, क्योंकि अगर इनको अपनी मांगों के लिए इनको मुझे लगता है कि बहुत लंबा इन्हें बैठना पड़ेगा, और वो लंबा कितना बैठना पड़ेगा ये अब देखना होगा। क्योंकि इस तरीके की जब जो पूरे देश में माहौल हो, पेपर लीक को लेकर, तमाम तरीके की बातों को लेकर, जो 17 स्टूडेंट जिन्होंने सुसाइड कर लिया उसको लेकर जो शिक्षा मंत्री हैं वो एक लाइन नहीं लिखते हैं, लेकिन जो लोग उनके खिलाफ बैठे हैं, जो लोग मांग कर रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए, उसके लिए वो तैयार नहीं हो रहे हैं। बल्कि जो लोग जो मांग कर रहे हैं उनको एक तरीके से जो भी टुकड़े टुकड़े कहेंगे, तमाम तरीके के, उन्होंने शायद 2 चैनल को शायद इंटरव्यू दिया, तो अभिजीत दीपके ने ये बात कही थी कि उन्होंने हमें टेररिस्ट कहा है। तो अभिजीत दीपके की अगर हम भाषा में बात करें तो ये एक बड़ी बात है कि जहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको एक बार फिर ये डाइवर्ट करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो राजीव जी, एक बात तो तय है कि ये आंदोलन 1-2 दिन का नहीं है, या तो इनको हार, जो आंदोलनकारी है इनको हार मानकर इस आंदोलन को यहीं खत्म करना होगा, या ये आंदोलन जो है लंबा आंदोलन चलेगा जिस तरह से किसान आंदोलन चला, क्योंकि तभी इस मसले का कोई हल निकल सकता है। क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी आज आई है शिक्षा मंत्री की, वो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आंदोलन जो है वो लंबा चलने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिए। जल्दी से एक कमेंट लेना चाहता हूं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास आता हूं। स्वामी जी, आप सुन रहे हैं उधर जो चल रहा है, और इधर हमारे तमाम साथियों को भी आप सुन रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? आगाह करना चाहता हूं देश को आपके इस मंच के माध्यम से, और इस चीज को लोग सीरियसली लें। आज शेयर मार्केट के अंदर आपने देखा, साउथ कोरिया का जो शेयर मार्केट है कॉस्पी, वो 10% गिरा। 10% मतलब सर्किट ब्रेकर हो गया, उसको 20 मिनट तक बंद करना पड़ा। निकाई जो मार्केट है वो करीब 3.5% गिरा। जो स्टारलिंक है अमेरिका का, वो करीब 17% गिरा, और वहां पे आईटी के स्टॉक जो हैं बुरी तरह से गिरे। भारतवर्ष के अंदर भी शेयर मार्केट गिरा, क्योंकि उनके ज्यादा बड़े थे, ज्यादा गिर गए, हमारे कम गिरे। बहुत बड़ी समस्या देश के सामने आने वाली है, और देश के बच्चों को ये बात समझनी होगी। हमारे देश के अंदर जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका ज्यादातर कंपोनेंट आईटी इंडस्ट्री से है, और आईटी इंडस्ट्री के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि प्रॉफिट जो 20% के हिसाब से बढ़ रहा था, टर्नओवर जो बढ़ रहा था, वो आधे से भी कम हो गया है। जो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बच्चों को मिलता था वो आईटी सेक्टर से मिलता था। हर बच्चा जिससे आप मिलते थे कहता था मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। इतना बड़ा परेशानी विश्व के सामने और विशेष तौर से भारतवर्ष के सामने आ रही है, और अमेरिका जिस प्रकार से हमारे वीजा में कटौती कर रहा है, जिस प्रकार से एल नीनो बढ़ रहा है, जिस प्रकार से सोयाबीन की पैदावार कम होने की संभावना है, जैसे हमारे देश के अंदर अन्न संकट बढ़ने वाला है, मैं तो देश की जनता, और उस समय जब मेरा देश इतनी बुरी तरह से घिरा हुआ है, एल नीनो से घिरा हुआ है, पूरा आईटी सेक्टर के तबाह होने से घिरा हुआ है, उस समय लोग मध्य प्रदेश के अंदर लाखों करोड़ों का वारा न्यारा कर रहे हैं, अयोध्या के अंदर वारा न्यारा कर रहे हैं। अयोध्या मेरे भगवान श्री राम का जगह है, और जो उज्जैन है वो महाकाल की जगह है। महाकाल के साथ ये डकैती डाल रहे हैं, और भगवान श्री राम के साथ भी डकैती डाल रहे हैं। ये लोग जो है सब सनातनी एक कसम खा लें, ये सनातन विरोधी लोग हैं, ये भगवान के नाम पे लूट करने वाले लोग हैं। इनके साथ जनता इकट्ठी हो जाए, एक साथ एकजुट हो जाए और इनको हटा दे, वरना ये रामद्रोही लोग, ये महादेव द्रोही लोग इस देश का नाश कर देंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत शुक्रिया। और प्रशांत जी, तमाम बातें आप सुन रहे हैं, एक आंदोलन और इन सब, इधर अब बाकी चीज़ें आप देख ही रहे हैं। राम जन्मभूमि में, राम अयोध्या में मंदिर, वहाँ पे घोटाला, उज्जैन महाकाल, वहाँ घोटाला, हर तरफ तो घोटाला की खबरें भी आ रही हैं, ये भी हम देख रहे हैं।
तोड़ फोड़ की खबरें भी आ रही हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ा, आम आदमी पार्टी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, शिवसेना यूबीटी को तोड़ा, समाजवादी पार्टी पर निगाहें टिकी हुई हैं, कांग्रेस पार्टी पर निगाहें टिकी हुई हैं, डीएमके पर निगाहें टिकी हुई हैं, ये भी चल रहा है। और इन सब के बीच हमारे साथी इकरार जहां खड़े हैं, ये जंतर मंतर है, कई आंदोलनों की गवाह है ये जगह, और जहां पर सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है। कौन अभिजीत दिख के इसको किनारे कर दें, लेकिन ये आप भी देख के आए हैं, मैं भी देख के आया हूँ, हमारी पूरी टीम वहाँ है कि वहाँ जो लोग आ रहे हैं वो कौन हैं, ये मायने ज़्यादा रखता है। और देश में जिस ढंग से उथल पुथल है, वैसे में क्या ऐसे आंदोलन की ज़रूरत नहीं है? दूसरी बात, यहाँ एक सवाल जो अभी सेकंड राउंड में जल्दी जल्दी आप लोगों के बीच अनिल जी ने भी अपनी बात रखी, धनंजय जी ने भी रखी और अमलेंदु जी ने भी रखी बात। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, और आज उनके बयान जो आए हैं 2 टेलीविज़न चैनल्स, एक एनडीटीवी को, दूसरा आज तक को, इन दोनों इंटरव्यूज़ में जिस ढंग से वो अपनी बातें रख रहे हैं, वो मज़े ले रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं इन आंदोलनों का। जो लोग पूछ रहे हैं, राहुल गांधी को लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, कोटा में राहुल गांधी की जो सभा हुई उसको लेकर उन्होंने जो बातें कही हैं, सीजेपी को लेकर जो बातें कही हैं, इन सब से साफ समझ में आता है कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं और मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। अब इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, स्ट्रेटजी क्या होगी इन लोगों की जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी स्ट्रेटजी क्या होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल तो यहाँ पैदा होता है। एज पर नरेंद्र मोदी, देश में 65% युवा हैं। ये देश 65% युवाओं का देश है। 65 नहीं, 52% मान लें, 60% मान लें, लेकिन युवाओं का देश तो है, और युवा हैं, परेशान हो रहे हैं। अभी हमारे साथी कह रहे थे, शायद धनंजय जी कह रहे थे या कोई और, मुझे ध्यान नहीं है, कि रिक्शा वाले धनंजय जी कह रहे थे, ऑटो रिक्शा वाले भी परेशान हैं, सब परेशान हैं। लेकिन चुनाव होता है तो हरियाणा हो जाता है, चुनाव होता है तो महाराष्ट्र हो जाता है, चुनाव होता है तो पश्चिम बंगाल हो जाता है, और अगर नहीं हुआ तो और होने के बाद भी मिला लिया जाता है। एक नहीं 58, 60 विधायक, 80 में से 60 विधायक टूट के उधर चले जाते हैं। चल क्या रहा, हो क्या रहा इस देश में? और फिर उम्मीद किससे की जाए? हम तो जो काम है हमारा कर रहे हैं, सूचना प्रदान करना हमारा काम है। कल को हम तो जंतर मंतर पे नहीं बैठ सकते। की घटनाओं को अगर हम इसका विश्लेषण करें तो ये दोनों चैनल जहां पे धर्मेंद्र प्रधान का इंटरव्यू आया है, ये सरकार के चैनल हैं, ये गोदी मीडिया के चैनल हैं। और अगर गोदी मीडिया में ये इंटरव्यू आए हैं, जाहिर सी बात है कि उनके सवाल और उनके जवाब दोनों स्क्रिप्टेड हैं, आए हैं, सरकार की तरफ से आए हैं। तो ये पोजीशन ली है सरकार ने कि इसको अब लड़ाई को नेक्स्ट लेवल ले जाना है। यानी वो आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार के प्रतिरोध को, चाहे वो राहुल गांधी का हो, चाहे वो जंतर मंतर का हो, कि हम ठीक है, ये सब गलत है। अब बाकी लोगों को कॉल लेना है। इसलिए मैंने ममता बनर्जी का भी इसलिए कहा था कि ममता बनर्जी ओम बिरला पर उम्मीद लगाए बैठी हैं, सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद लगाए बैठी हैं, तो पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ रही। और वो कमजोर लोग हैं भगोड़े, आप ही के टिकट पर जीत कर आए हैं। कितने तृणमूल के लोगों ने उनका घेराव किया, कहीं सुना हम लोगों ने, कहीं बयान, ट्विटर पे बयान देने से, ट्वीट करने से अगर कोई सुधर जाए तो मैं 100 ट्वीट रोज करूं, सुधार दूं देश को। तो ये ट्विटर से नहीं होता है, ये आमने सामने की लड़ाई है। क्योंकि उन्होंने आपके सामने चार्टर प्लेन से बैठा के ले गए, वो वीडियो घूम रहा है, काजू खा रहा है वो अंदर शिवसेना का एमपी, और आप बैठे हुए ओम बिरला के पिटीशन दे रहे हो। ये पिटीशन PIL, मतलब वो दौर अब नहीं रहा। अनिल जी से सहमत हूँ मैं, इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये PIL से आप संवैधानिक लोकतंत्र को नहीं बचा पाएंगे। जहाँ पे हम पहुँच गए,
कि सुप्रीम कोर्ट में आप PIL दे दोगे और संवैधानिक लोकतंत्र को बचा दोगे। अभी आप कह रहे हैं कि सारे चुनाव लूटे गए, SIR कर दिया गया, 90 लाख लोगों को नाम उड़ा दिए गए, 27 लाख तो वो लोग हैं जिन्होंने पिटीशन किया है कि हम हैं, तो सवाल, और उसको आपने वोट नहीं देने दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहा है कि इस बार नहीं अगली बार वोट दे लीजिएगा। तो ये स्थिति यहाँ पे पहुंच गई है कि जब आप आमने सामने की आर पार की लड़ाई में आ जाएं, और वो तभी होगा जब जंतर मंतर जैसा वो होगी। मैं लीडरशिप की बात पे, मैं कोई इंस्टाग्राम से कोई लीडरशिप नहीं पैदा होती है। अभी आंदोलन हुआ है, लीडरशिप यहाँ से इवॉल्व होगी। ज़्यादा क्रेडिबिलिटी तो उस युवा लड़की की है, नेहा जिसका नाम है, वो JNU की प्रेसिडेंट है। वो 1 हफ्ता जेल में रहकर आई है, छात्रों के मुद्दे पर लड़ाई लड़के आगे आई है, वोट लेकर आई है। उसकी रियल लीडरशिप लेजिटिमेट लीडरशिप है, और वो भी तो मंच पे खड़ी है। तो ये कोई ऊपर से चार्टर प्लेन से, कहीं बोस्टन से कोई आकर नेता नहीं बन जाएगा। यहाँ से लीडरशिप इवॉल्व होगी। लेकिन ये बात तय है कि जो भी लोग इसको कर रहे हैं, उनको अब सोचना चाहिए कि अब धर्मेंद्र प्रधान के गोदी मीडिया में इंटरव्यू से एक अलार्म इन लोगों को दे दिया गया है कि ये पुलिस बहुत समय तक नमस्कार नहीं करेगी आपको। ये अलार्म उनको दे दिया गया है, और इस अलार्म को वो कैसे लेते हैं, एस्केलेट करते हैं। किसान सामने आए, मजदूरों को सामने आना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को भी आना चाहिए। भले ही वो आप जंतर मंतर पर ना जाएं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को इस लड़ाई में आना चाहिए। राहुल गांधी के सिवा हमको और कोई दिखता नहीं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर अपना कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे लड़ाई नेक्स्ट लेवल पे चली गई आज धर्मेंद्र प्रधान के इंटरव्यू के बाद से। जी नेक्स्ट लेवल पे चली गई है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। अनिल सिन्हा जी, आपका कमेंट। नहीं, मैं आंदोलन के खिलाफ थोड़े ही हूँ, लेकिन मैं इनका लग रहा है कि इनको बताना चाहिए कि आपको आंदोलन करने में आपकी खामियां कहाँ है। हम लोग सबकी आलोचना करते हैं, तो इनकी आलोचना क्यों नहीं करेंगे। दूसरा ऐसा, जो अभी TMC वाली बात बताई आपने, TMC और चाहे शिवसेना, दोनों जो है वो ये लोग जो जैसा देखिए, एक स्प्लिट के बाद TMC का तो फर्स्ट स्प्लिट है, लेकिन इनका सेकंड स्प्लिट है, लेकिन ये भी कुछ नहीं कर पाए। अब ये क्या वजह है इसके पीछे समय हमको मालूम नहीं, लेकिन आप शिवसेना इसके लिए थोड़ी जानी जाती थी। किसी की हिम्मत नहीं, हम लोग जब 90s में यहाँ बम्बई में थे, तो न किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि शिवसेना छोड़ दे बिना मतलब छोड़ घर पर बैठ जाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसे छोड़ के निकल जाए और कहीं दूसरी जगह ज्वाइन कर ले, ये तो कोई शिव सैनिक बर्दाश्त नहीं करने वाला था। और इसके लिए कोई उनको बाला साहब को कॉल देने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, लोकल लेवल पे ही उसका इलाज कर देते थे वो लोग। तो वो जो है वो ये अब अभी ये है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आखिरकार जो मौके मिले या उद्धव जी को, वो उसका इस्तेमाल नहीं किया और हेल्पलेस हो गए। मतलब मुझको लग रहा है कि जो स्ट्रक्चरिंग हुआ है पॉलिटिक्स से, देखिए बात को साफ रखनी पड़ेगी। स्ट्रक्चरिंग पॉलिटिक्स को क्या हुआ, अब अभी बताइए कि शरद पवार मतलब उनकी नातिन की ये में ऑल सेड्स ऑफ जितने थे पहुंचे हुए थे। अभी इसमें कौन सा मैसेज जा रहा है? अडानी बैठा हुआ है फ्रंट रो में, उसके बाद राहुल गांधी आके निकल गए। अब वो जो है वो मतलब आप कौन सा मैसेज दे रहे हैं? वो तो मैसेज दे दिया एनसीपी ने कि हम राहुल गांधी के इस मसले पर आपके साथ नहीं है अडानी के मामले में, तो अडानी तो उनका घर का आदमी है। तो इससे इस तरह से नहीं चलेगा। अब अंबानी के ये में मैरिज हुआ, अब अभी अगर नाथवानी को अगर वोट मिल गया आरजेडी का, तो इसमें कौन सा आपको लोगों का आश्चर्य हो रहा है? हमको तो कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। पूरा खानदान जो है
मतलब क्या कहते हैं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा लेकर लालू जी का पूरा परिवार वहां अंबानी के मीटिंग में पहुंचा हुआ था। वैसे कहीं अभी कौन पॉलिटिक्स कर रहे हैं भाई? अब ये सवाल तो पूछे जाएंगे। हम मतलब न्यूट्रलिटी का मतलब थोड़ा ही है कि हम लोग अब चुपचाप बैठ करके देखते रहे। कहीं तो आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी। अब नथवानी जीतेगा नहीं। अब अंबानी ही के दोस्त जब हैं लालू जी, तो नथवानी को वोट मिलेगा ही। और उसके बाद कांग्रेस सब वाले अपना छुपाने के लिए CPI-ML वाले बोल रहे हैं कि उसने वोट दिया। वो दीपंकर एकदम उखड़ गए हथे से, बोले कि भाई हम हमारा नहीं दिया है वोट, तुम अपना देखो। अब अभी बताए, वो तो बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके लोग जो है जाने वाले इस तरह से नहीं, इतने आसानी से नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके जो वर्कर्स हैं वही उनकी ये कर देंगे, उनको डिसोन कर देंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं एक जो ये जो कॉर्पोरेट राज चल रहा है, इसके खिलाफ एक मुकम्मल नीति अपनानी पड़ी। और ये जो मैं अभिजीत तिपके के बारे में बोल रहा था, ये गुडी गुडी नहीं चल सकता है। उसमें शक होगा, संदेह होगा। और आप जो ये जो है इसमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ट्रेडिशनल मेथड्स जो प्रोटेस्ट के या रेसिस्टेंस के खत्म हो गए। अंत में ट्रेडिशनल मेथड ही काम आने वाला है कि असहयोग जो है इस निजाम के साथ और क्या कहते हैं अहिंसक प्रोटेस्ट, यही आपके काम आने वाला है। ये 100 साल पहले गांधी जी ने मुकम्मल कर दिया कि हिंदुस्तान में कोई भी अगर बदलाव होने वाला है तो बंदूक के जरिए नहीं होगा और इसी के जरिए होगा। और वो कोई मीडिया के जरिए भी नहीं होगा, ये होगा इसी के जरिए कि आप असहयोग करिए और सत्याग्रह करिए। तो ये बात आपको बतानी पड़ेगी। अब ये डायपर का आप बताइए, मैं अगर गुस्सा हो जाऊं तो इसमें आप लोग अब मैं नहीं जानता ये क्या नॉनसेंस है। ये कोई सोशल मीडिया का इवेंट है क्या? डायपर मूवमेंट, क्या डायपर मूवमेंट? अरे वो सत्याग्रह करो, उसके यहाँ बैठ कर अनशन करो, सब मेथड बना हुआ है। अब ये सब नया नया जो है खाली मीडिया में प्रचार के लिए अगर आओगे, अब वो चाहे SFI के हो चाहे ऐसा के हो, वो हो गए तो कोई देवता थोड़े हो गए, उनको भी क्वेश्चन किया जाएगा। तो उनको पूछा जाएगा ये डायपर वाला क्या है। हिंदुस्तान में छात्रों को अभी तो सबसे पहले मुक्ति, अब देखिए वहां लखनऊ में जो घटना हुई, कोई उसको ये प्रोटेस्ट के लिए तैयार है उस तरह से? खून खोलना चाहिए था लोगों का, कुछ नहीं हुआ। तो क्या आंदोलन कर रहे हैं? इसीलिए मेरा थोड़ा रिजर्वेशन है, क्योंकि मुझको लग रहा है कि चीजें उस तरफ नहीं जा रही है जिससे कि मोदी जी को कोई 2029 में कोई खतरा है। कि चीजें जानी चाहिए वहां से कि 2029 में कोई भी इलेक्शन कमीशन हो वो चुन के नहीं आए। इसकी व्यवस्था अगर आप नहीं करते हैं तो ये चलता रहेगा सालों साल। जी जी बिल्कुल। अमलेंदु जी, अमलेंदु जी अनम्यूट कीजिए। जी 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 क्या जी कहेंगे? किस पे करनी है? नहीं मैं जी जी बोलिए। जी राजीव, देखिए अनिल सिन्हा जी के अपने रिजर्वेशन हैं और सबके अपने अपने रिजर्वेशन हो सकते हैं, किसी के भी रिजर्वेशन हो सकते हैं, वो सबकी अपने अपने मत हैं। और जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र में कोई भी सवालों से परे नहीं है, और खासतौर से वो जो किसी समस्या को लेकर अगर जनता को आंदोलित कर रहा है तो उस पर तो सवाल और ज़्यादा होंगे। और इसलिए ज़्यादा होंगे कि आप अगर जनता को लेकर जा रहे हैं तो कल को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, तो इसलिए सवाल और ज़्यादा भी कुछ ज़्यादा ही होंगे। तो लेकिन राजीव, इन सारे सवालों के बावजूद असली सवाल फिर भी यही रहेगा कि सरकार जो कर रही है उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है, और इस गुस्से को प्रकटीकरण तो हो रहा है। सीधी सी बात तो राजीव जी है। अब वहाँ जाके आयशा वाले क्या कर रहे हैं या AISF वाले क्या कर रहे हैं, भाई अपनी अपनी झपली लेके वहाँ क्यों गए हो, तो ये उनकी रणनीति जो है उस पर तो सवाल हो सकता है कि आयशा अपनी झपली लेके क्यों गई है और AISF और SFI जो हैं वो अपनी झपली लेकर क्यों गए हैं, जबकि आपके संगठन जो है आंदोलन कर रहे हैं पहले से, तो आप इसमें क्यों कूदे हैं। तो ये उनसे सवाल तो हो सकते हैं राजीव जी। जाहिर सी बात है कि जो भी संगठन आएंगे उनसे सवाल हो सकते हैं कि भाई आप इस आंदोलन में क्यों आए हैं, अगर आप अलग संगठन हैं। अगर आप इस संगठन में आए हैं तो फिर अपना वो ढपली अपने घर पे रख कर आइए,
लेकिन आप वो ढपली लेकर आ रहे हैं तो वो सवाल तो उठ सकते हैं। लेकिन इन सवालों के बावजूद सवाल उठते रहे, बिल्कुल अच्छी बात है, सवाल भी उठते रहे, लेकिन सवाल उठने के बावजूद जनता के जो सवाल हैं वो भी उठते रहने चाहिए। अब वो चाहे जंतर मंतर से उठें और चाहे कोटा से उठें, सवाल तो हैं और उन सवालों से सरकार को दो चार, राजीव जी, होना ही पड़ेगा। सरकार इससे बच के नहीं जा सकती है। असली बात मुझे लगता है राजीव जी यही है। जी धनंजय जी। देखिए, सवालों से डर उनको लगता है जो जवाबदेह होते, जो लापरवाह होते हैं, जो आए ही इसीलिए है कि हमको वही करना है जो हम चाहते हैं। उनको सवाल करिए चाहे कुछ करिए, कुछ होने वाला नहीं। 13 महीने ये सारे किसान जो है जमे रहे तो क्या हुआ? तपस्या में कमी रह गई, एक लाइन आया, तपस्या में कमी रह गई, वो तपस्या पूरी हो गई, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, नेहरू से आगे निकल गए। तो मुझे लगता है उन पर अगर छोड़ेंगे तो चलेगा नहीं। और बाकी आंदोलन के रास्ते, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, चाहे कुछ नया अल्ट्रा लेकर के आ जाइए, विरोध जरूरी है। जो गलत है उसको गलत कहा जाना जरूरी है, पहली बात, और लोकतंत्र में तो और जरूरी हो जाए। दूसरी बात, मुझे लग रहा है कि जो पार्टी है, जो बड़ी पार्टियां हैं खास करके, उनको पहले तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनाई है इन लोगों ने इंडिया गठबंधन में, उसके साथ बैठ करके एक टीम बनानी चाहिए कि आप मीडिया को कैसे एड्रेस करो। अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं अभी मोहन यादव को लेकर के, बिल्कुल सूट नहीं करता। कांग्रेस किस नोट पे खड़ी है वहां मध्य प्रदेश में, देखिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। तो आप जो है खुद ही ऐसा रास्ता दे देते हो जिसमें उनकी थेथराई को खाद पानी मिल जाता। आप जानते हैं कि ये जो सरकार है वो थेथर सरकार है। उनको फर्क नहीं पड़ता आपको बोलने से, चिल्लाने से, कुछ बोलने से। वो उनको जो मन करेगा वही करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे पास भक्त है, हमारे पास सिस्टम है, और हम जो है जो बोलते हैं वो गटर मीडिया दूर दूर तक पहुंचाता है, और इनमें एका नहीं। अब देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे और बताऊं कि आम आदमी पार्टी जो है बड़ी क्रांतिकारी पार्टी लगती थी। लग रहा था कि केजरीवाल छोड़िए भारत, वो तो बांग्लादेश वगैरह सबको ठीक करके आ जाएंगे। आज केजरीवाल जी की आवाज नहीं निकल रही है और उनकी पार्टी टूट रही है, फूट रही है, चर्चा ही कहीं नहीं हो रही है। कहीं दिल्ली में आंदोलन में कहीं दिखाई पड़ रहा है कि भैया दीपके के पास जरा हम भी जाके देख ले क्या कर रहे हो यार दोस्त। वो आए थे ना वहां से, लद्दाख से सज्जन आए थे, 1-2 दिन रहे वो। सोनम वांगचुक नहीं, सोनम वांगचुक अभी जिनेवा गए हुए हैं और सैटरडे से आमरण अनशन पे, भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। एग्जैक्टली। तो बैठेंगे तो अच्छी बात है, आंदोलन करें ना, वो तो उनका लंबा इतिहास है सोनम वांगचुक का। लेकिन ये जो पार्टियां हैं, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, बड़ी क्रांतिकारी दिख रही थी, पार्टी टूट गई, कहीं क्रांति दिख नहीं रही। तो ये मिल करके, अब बाकी तो बोल ही दिया कि भाई अडानी के मसले पे हम यहाँ हैं, सावरकर के मसले पे हम यहाँ हैं, फलाने के मसले पे यहाँ है, आरक्षण के मसले पे कहाँ है, ढेर सारे मसले। इन मसलों से हट करके क्या पॉलिटिकल पार्टी अपना काम कर पाएगी? सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 2 है, क्या आम आदमी बदलाव चाहता है? क्या आम आदमी बदलाव चाहता है? हम देख रहे हैं कि लोगों में गुस्सा तो है, लेकिन उस गुस्सा को बारूद बना करके कौन है, क्योंकि संसद में बोलना पड़ेगा ना, ऐसे यहाँ फेंकने से तो कुछ होगा नहीं। क्या संसद में सरकार को घेरने वाली पोजीशन में विपक्ष खड़ी है? तो पता चल रहा है कि वो जो है एक इलेक्शन, वन इलेक्शन वन नेशन इम्प्लीमेंट करने में लगे हैं। वो इम्प्लीमेंट कर लेना चाहते हैं, बिल बना लाना चाहते हैं, जो पिछली बार बिल जो गिर गया था उनका परिसीमन वाला, उसको लाना चाहते हैं। इसलिए राज्यसभा से लेकर के लोकसभा में अपनी सीटें बढ़ा रहे हैं वो, येन केन प्रकारेण। उनका एजेंडा क्लियर है, आपका एजेंडा कहाँ? आप कैसे घेरेंगे सड़क पे, या कैसे घेरेंगे संसद के भीतर? इस पे मुझे लगता है कि एक कोऑर्डिनेट करके नेताओं को चलना पड़ेगा। राहुल गांधी एकला चलोरे से फिलहाल काम नहीं चलेगा, क्योंकि एकला चलोरे वाले में ये नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो पूरी टीम है, जो आरएसएस है, क्योंकि ये सारे भगवान भरोसे वाली टीम जो है, ये गड़बड़ कर देगी। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सूझबूझ से, चाहे अभिजीत दीपके हों, हालांकि एक मैं अभी देख रहा था हर्ष यादव है, एक लड़का जो हर्ष यादव भी पहले वाले में प्रोग्राम में वहाँ पे था, उस पर अब अभिजीत दीपके ने ही मुकदमा करवा दिया कि ये जो है गड़बड़ है। तो अब कई तरीके की चीजें हैं और ये होती भी है, लेकिन बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है।
क्योंकि अंग्रेज से लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, ये भी ध्यान रख लीजिए। अंग्रेजों से तो लड़ाई लड़ते समय आप तमाम, आपके पास मुसलमान भी थे लड़ने के लिए, आपके पास हिंदू भी थे लड़ने के लिए, आपके पास धर्मनिरपेक्ष जो लोग थे वो भी लड़ने थे, बौद्धिक लोग लड़ने थे। इनसे लड़ने के लिए कौन है? वो सामने कर देंगे हनुमान जी और सामने कर देंगे जय श्री राम, तो आप लोग कैसे लड़ोगे ये सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखते हैं ये आंदोलन, सीजेपी का आंदोलन जो है, सीजेपी के बैनर तले जो आंदोलन है वो किस दिशा में जाता है। देश में कई और ढेर सारे आंदोलन हो रहे हैं और ख़ासकर कांग्रेस पार्टी का जो आंदोलन है, इंडियन यूथ कांग्रेस और NSUI, इनका किधर जाता है ये देखेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त देश के और ख़ासकर युवाओं को जागने का वक्त है और चुनाव दर चुनाव अगर ये हम हाथ पे हाथ धरे बैठ गए कि सब नाराज़ हैं इसीलिए आगे नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी, तो ये आप गलत फहमी में हैं। आपकी नाराज़गी अपनी जगह है। नरेंद्र मोदी की सरकार आज की तारीख में संवैधानिक संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में रखे हुए है, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और वैसे में जहां चुनाव आयोग राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार आ गए, वो 2 कदम राजीव कुमार से और आगे, जहां सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे फैसले बेल से लेकर तमाम चीज़ों पे हम लोग देख रहे हैं, वो अपनी जगह है। और इन सब को आप देखेंगे तो आपको सतर्क रहना होगा, निराश रहने की ज़रूरत नहीं है, सतर्कता की ज़रूरत है। और उसके बाद आंदोलन ही इसका एक रास्ता मात्र है। आंदोलन किस ढंग से, किस गति, किस दिशा में जाता है, कौन किस दिशा में लेके आता है, कौन किसके साथ मिला हुआ है, ये तो बाद में सब कुछ समझ में आ ही जाता है। अन्ना के आंदोलन में भी बहुत लोग ब्लाइंडली लगे, लेकिन अन्ना के आंदोलन में पता चल गया कि अन्ना साहब जो हैं किसके द्वारा बैठाए गए थे, वो सबको पता चल गया। और अब ये आंदोलन दीपके का आंदोलन जो है, यहाँ सीजेपी जो कॉकरोच शब्द से कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ और वहाँ जो लोग आ रहे हैं वो काफ़ी उम्मीदों से आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें लोग आ रहे हैं, बहुत उम्मीद से आ रहे हैं। वो लोग हैं जो सताए हुए हैं, त्रस्त हैं, परेशान हैं, वो लोग आ रहे हैं। क्या वहाँ उस मंच से उनको उन उम्मीदों पर खरे उतरते हुए हम देखेंगे? ये देखते हैं, वक्त बताएगा। कवर करना, इन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है और वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने अगर टेररिस्ट बोला है तो ये बात, और धर्मेंद्र प्रधान ने और क्या कहा, ये हमने आप तक पहुंचाया, शुरुआत में मैं रख चुका हूं। तो ये पहुंचाना भी हमारा फ़र्ज है। उधर उज्जैन में कितने घोटाले हो रहे हैं, या एक ज़मीन, अब तो ज़मीन माफिया कहा जाए तो कम होगा, और ज़मीनों की इतनी खरीद फरोख्त, वहाँ के सीएम के नाम, उनके परिवार के नाम, 2 साल में कितना एकड़, लगभग 200 एकड़ आपने खरीद लिया। हम प्रशांत जी बता रहे थे कि 5 किलोमीटर अगर जोड़ दिया जाए तो 5 किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन आपकी ही होगी, यानी सीएम और उनके परिवार का होगा। 5 किलोमीटर से ज़्यादा छोटा मोटा एरिया नहीं होता है, पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा। तो इतना ये मोहन कॉरिडोर होगा। मोहन कॉरिडोर होगा, बिल्कुल। राम मंदिर बनवाए, राम मंदिर में इतने घोटाले। सिंधी समाज का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो कहा जा रहा है कि हमने इतने चांदी दिए, उसकी रसीद नहीं दी गई। तो ये सब कुछ है। भगवान के नाम पे लूट मची हुई है और भगवान के नाम पे आप राजनीति करते रहे। आप भगवान को सेंटर पॉइंट में लाके ही राजनीति करते रहे हैं। भाजपा की यही राजनीति रही है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कह के गुनाह कर रहा हूं, ये सच्चाई है। राम के नाम पे आपने राजनीति की, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश में कृष्ण के नाम पे भी राजनीति करना चाह रहे हैं, वहां भी घोटाला। उज्जैन में महाकाल के नाम पे राजनीति करना चाह रहे हैं, वहां भी घोटाला। तो हर जगह तो वही कर रहे हैं। तो इन सब के साथ अब वोटों की चोरी, चुनाव आयोग की चोरी, सुप्रीम कोर्ट पता नहीं क्या कर रहा है, इन सबको देखा जाए तो फिर आंदोलन की जरूरत है। उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। रिजल्ट एक ही है, वो है आंदोलन। और आंदोलनों से कई सरकारें आई हैं, कई सरकारें गई हैं, वो हमारा देश हो या दूसरे देश हो। उसके अलावा लोगों को सड़कों पे निकलना होगा। कवर करने के लिए हम हैं, दावे के साथ कह रहा हूँ। हमारे तमाम साथी हैं। जन जन तक आपकी बात को पहुँचाने के लिए हम हैं।
आप इतना विश्वास रखिए, आपकी बात जन जन तक पहुंचाएंगे। लेकिन आंदोलन तो करना होगा। जो आंदोलन अभी तक जो टुकड़ों में हो रहा है, उन आंदोलनों को और मजबूत करना होगा। धनंजय जी भी बिल्कुल सही कह रहे थे कि अलग अलग टुकड़ों में बट के समाजवादी पार्टी कुछ और कर रही है, आरजेडी कुछ और कर रही है, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कुछ और कर रहे हैं। अभी 8 जून को एक बैठक किए, 2 महीने बाद हम मिलेंगे, उसके बाद बिल्कुल गायब हो गए, इंडिया गठबंधन की कोई चर्चा ही नहीं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर एसओएस चाहिए तो चाहिए, उसके लिए एसओएस में ये नहीं होता है कि नहीं कल शाम को ही ये दवा खाना है, उसकी ज़रूरत, सिर में दर्द आज है तो आज दवा खानी, अभी खानी होगी। तो वो कौन कर रहा है? और धनंजय जी, कोई कमेटी नहीं है इंडिया गठबंधन की, कोई भी इंडिया गठबंधन का आधिकारिक तौर पे चेयरपर्सन नहीं है, कोई ऑफिस बियरर नहीं, कुछ भी नहीं है। बैठ जाते हैं सब लोग साथ में, अच्छी बात है। हम तो लगातार कवर कर रहे हैं, हमने पहले दिन से कवर किया, इंडिया गठबंधन के नामकरण से लेकर सब कुछ हम लोगों ने कवर किया है। तो इसलिए ये चीज़ें हैं और इनको थोड़ा गंभीरता से देखना होगा विपक्ष को। सत्ता पक्ष तो मजे ले ही रहा है, सत्ता पक्ष के लिए क्या है, उनको क्या तकलीफ है, सत्ता पे काबिज है।